Hello everyone, this is Dr. Ariba. I am going to cover a segment of science and technology, that is biotechnology. You must be having some idea about biotechnology. हम यहाँ इस PDF के थ्रू जाएंगे और समझेंगे कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। जो समझने वाली चीज़ है वो हम समझेंगे, जो याद करने वाली चीज़ है हम उसे याद करेंगे. So let's get started. We will start from here. Genetic modification, GM technology. What is it? GM technology is direct manipulation of the DNA of many organisms including plant, bacteria and animals to alter their desired characters. So what we are doing in GM technology, we are altering the DNA of an organism. हम इसे alter क्यों करते हैं? हम इसे अपने फ़ायदे के लिए alter करते हैं. हमें क्या characters किसी organism में चाहिए, क्या characters नहीं चाहिए, उस basis पे हम DNA को alter करते हैं. हम प्लांट का डीएनए ऑल्टर कर सकते हैं, बैक्टीरिया का, किसी ह्यूमन का, किसी एनिमल का. नाउ कुछ तरीके होंगे जिन तरीके से हम डीएनए को ऑल्टर कर सकते हैं. तो वो तरीके क्या क्या हैं, तो हम वो देखेंगे कि वो तरीके क्या क्या हैं. तो यहाँ पर पहला तरीका देखिए. यहाँ पर सबसे फर्स्ट अप्रोच है आपका क्लस्टर्ड रेगुलरली interspaced short palindromic repeats CRISPR associated protein 9 case 9. Second is homing endonucleases or meganucleases. Third is site directed nucleases. Individually ये क्या क्या होते हैं ये हम बाद में देखेंगे. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि ये जो सेकेंड वाला पॉइंट लिखा हुआ है होमिंग एंडोन्यूक्लियसेस एंड मेगान्यूक्लियसेस, यहाँ पे न्यूक्लियसेस का मतलब क्या है. जब भी हम डीएनए को कट करते हैं, डीएनए में से हमें कोई भी चीज़ को हमें बाहर निकालना है तो ऑब्वियसली हमें डीएनए की कटिंग करनी पड़ेगी. तो डीएनए की कटिंग पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियसेस. एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियसेस. ओके, सो डीएनए हम किस चीज़ से कट करते हैं? न्यूक्लियसेस. न्यूक्लियसेस दो तरीके की होती हैं, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस. एंडोन्यूक्लियस क्या करती है? डीएनए को सेगमेंट को बीच में से कट करती हैं. डीएनए का सेगमेंट होगा उसको बीच में से कट करेंगी. एक्सोन्यूक्लियस क्या होती हैं? डीएनए के सेगमेंट को साइड से कट करती हैं. अब एंडोन्यूक्लियस की खासियत होती है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही कट करती हैं. ऐसा नहीं होगा कि वो डीएनए को कहीं से भी कट कर दें. न्यूक्लियसेस जो होती है उनकी खासियत होती है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानती हैं. जैसे कि एक एंडोन्यूक्लियस जो कि सिर्फ एक ही सीक्वेंस को पहचानती है. क्या नाम है इसका? GAATTC. अगर ये सीक्वेंस डीएनए स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होगा तभी वो उस डीएनए के उस सेगमेंट को कट करेगी, अदरवाइज उस सेगमेंट को कट नहीं करेगी. अच्छा, एक चीज़ ये हो गई. दूसरी चीज़, न्यूक्लियसेस हमेशा पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस पहचानती हैं. अब पैलियंड्रोमिक क्या होता है? पैलियंड्रोमिक क्या होता है? सो पैलियंड्रोमिक होता है हमारा डीएनए क्या है? डबल स्टैंडर्ड है ना. एक सेक्शन उसका 5-3' है, दूसरा 3-5' है. ठीक है, तो एक स्ट्रैंड आपका 5-3 और दूसरा 3-5. ये पोलैरिटी हो गई डीएनए की. सपोज एक सीक्वेंस है GAATTC. आपने 5-3 पे से रीड किया, सो GAATTC आया. अब इसे आप 3-5 पे रीड करो, सो ये GAATTC. सो आप यहाँ क्या देख पा रहे हो? 5' पे 3' पे जो स्ट्रैंड का सीक्वेंस है, जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, जस्ट ऑपोजिट है. इस तरीके के सीक्वेंस को पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं. और एंडोन्यूक्लियसेस स्पेसिफिक इन्हीं तरीके के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती हैं और उसी सेक्शन पे डीएनए को कट करती हैं. ओके, नाउ law, act and procedures governing genome editing in India. So first is Biological Diversity Act 2006, Drug and Cosmetic Act 1947, Seed Act 1968, Protection of Plant Varieties and Farmer Rights PPVFR 2009, Food and Safety Standard Act 2006, Disaster Management Act 2005. ये सारे एक्ट हैं जो कि गवर्न करते हैं जीनोम एडिटिंग इन इंडिया. इसमें से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट. बाकी सब भी याद रखने हैं, बट
ये जो दो एक्ट हैं बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो हर जगह पूछा जाता है, इनफैक्ट इकोनॉमिक्स वगैरह में भी पूछा जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद जीनोम एडिटिंग। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का मतलब क्या है? यही मतलब होगा कि हमने क्रॉप्स में जीन को एडिट किया है, इसीलिए हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कह रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सब किस चीज़ के अंडर होता है वो देखते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते क्या हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के हैं। एक्चुअली होता क्या है, क्रॉप्स में पेस्ट इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी पैथोजन आएगा, पेस्ट आएगा, इन्फेक्ट करके चला जाएगा प्लांट को। उससे क्या होता है कि हमारी यील्ड डिक्रीज़ होती है। हम नहीं चाहते हमारी यील्ड डिक्रीज़ हो, क्योंकि हमारी यील्ड डिक्रीज़ होगी तो जो फूड सप्लाई है हमारे ऑर्गेनिजम्स को वो कम हो जाएगा। अब फूड सप्लाई कम होगा तो स्टार्वेशन वगैरह जैसी कंडीशन आ सकती है। सो हम अपना जो यील्ड है वो मेंटेन कैसे रखेंगे, कैसे हम प्लांट्स को पेस्ट से बचाएं? तो अब इतने फर्टिलाइज़र्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, इतने पेस्टिसाइड्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हर बार कि हम उनको यूज़ करें, और ये एक्सपेंसिव भी पड़ता है। फार्मर्स हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा रिच नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें यूज़ करें। तो बायोटेक्नोलॉजी ने एक फंडा निकाला कि हम जीनोम ही एडिट कर देंगे। हम पेस्ट रेजिस्टेंट जीन को प्लांट के अंदर ही इनकॉर्पोरेट करा देंगे। फर्दर जब प्लांट ग्रो करेगा तो वो पेस्ट रेजिस्टेंट जीन के साथ ग्रो करेगा, ताकि अगर पेस्ट कभी उसमें इन्फेक्शन करे भी तो भी वो उसके साथ कोप अप कर ले। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। First, genetically modified crops. What is news? Recently, the Department of Biotechnology issued guidelines for safety assessment of genome-edited plant 2022, easing norms for research into genetically modified crops. More on news. Guidelines exempt genome-edited plants falling under the category of site-directed nucleases (SDN1, SDN2) for manufacture, use, import, export, storage of hazardous microorganisms, genetically engineered organisms or cells rules 1989 under the Environment Protection Act 1986। तो गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट्स 2022 में रिलीज़ करी गई थी। उसके बाद यहाँ पर जो प्लांट एडिट हो रहे हैं वो किस प्रोसेस की मदद से हो रहे हैं। तो अभी मैंने आपको एसडीएन्स पढ़ाया था ना, तो एसडीएन 3 तरीके के होते हैं। यहाँ पर 2 तरीके के एसडीएन्स के बारे में मेंशन है आपको। यहाँ पर 2 तरीके के एसडीएन के बारे में मेंशन है आपको, ठीक है। आगे देखेंगे। It is based on earlier exemption by the Ministry of Environment, Forest, Climatic Changes to avoid a long process for approval of GM crops through GAC। अब कभी भी क्रॉप्स का अप्रूवल होता है सो वो GAC के थ्रू होता है, लेकिन इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, उसको अवॉइड करना है हमें लॉन्ग प्रोसेस को। सो एग्जेम्पशन दिया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कि अब आप जो क्रॉप्स आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं यहाँ से चेक होके फिर रिलीज़ करी जा सकती हैं। देन गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट 2022। गाइडलाइंस क्या कहती? गाइडलाइंस की बात करेंगे तो सबसे पहले एम की बात करेंगे। व्हाट वाज द एम? प्रोवाइड्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड साइंटिफिक गाइडेंस ऑन डेटा रिक्वायरमेंट इन कंटेस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट्स। नेक्स्ट, scope of guidelines limited to plants and products thereof developed using genome edited techniques employing site directed nucleases। Guidelines notified by Ministry of Environment, Forest and Climatic Changes under the Environmental Protection Act 1986। ये आपको याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। This is very important point। Then exemptions. Researchers who use genome edited technology to modify plant genome from seeking approvals from GAC or requirements to develop transgenic seed will apply to gene edited seed except clauses requiring GAC permission। Significance of guidelines: accelerate genetic improvement of crops, increasing farmers' income, roadmap for sustainable use of genome editing, manufacture, use, import, export and storage of hazardous microorganisms, genetically engineered microorganism or cells rule 1988, regulate all activities related to genetically engineered organisms or cells and hazardous microorganism and products thereof। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या कह रहा है कि जब गाइडलाइंस दी गई तो वो किस किस चीज़ पे बेस्ड हैं। सो उसका एम क्या था, उसके स्कोप क्या थे, उन गाइडलाइंस को नोटिफाई कौन कौन करता है, देन उसके सिग्निफिकेंस क्या थे, उन गाइडलाइंस से हुआ क्या एक्चुअली,
वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ईजी है, आप रीड करके समझ सकते हो। आपको एक पॉइंट मैंने बताया जो कि इम्पोर्टेंट है, वो याद रखिएगा, वो यही वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट, ओके। देन आप डू यू नो में आइए, बीटी कॉटन इज़ अ जीएम क्रॉप। In this, a gene from soil bacterium Bacillus thuringiensis is used to protect a plant from pest attack. It is the only GM crop approved for commercial cultivation in 2002 in India. तो आप बच्चों ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, जो थर्ड पॉइंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ द ओनली GM क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन इन 2002 इन इंडिया। तो 2002 में पहली GM क्रॉप ये बीटी कॉटन ही थी जिसको अप्रूव किया था फॉर द कमर्शियल कल्टिवेशन, ओके। देन अब बीटी कॉटन को हमने बीटी कॉटन कहा क्यों? एक्चुअली ऐसा था कि सॉइल्स में कुछ बैक्टीरियम रहते थे जिनका नाम था बैसिलस thuringiensis। वो कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते थे। वो प्रोटीन्स जो रहते थे, प्रोटीन्स को हम टॉक्सिन्स कहते थे, उन प्रोटीन्स को टॉक्सिन्स कहते थे। वो जब वो रिलीज़ करते थे वो प्रोटॉक्सिन्स के फॉर्म में रहती थी। अब पेस्ट आया, पेस्ट ने उन प्रोटॉक्सिन्स पे फीड किया। जैसे ही वो प्रोटॉक्सिन्स पे फीड करते थे, वो प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाता था। जब वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता था, उसका जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन था वो पेस्ट की मिडगट पे जाके बाइंड करता था और वहाँ के एपिथेलियल सेल्स को, मिडगट के एपिथेलियल सेल्स को बस्ट कर देता था। जैसे ही आपकी एपिथेलियल सेल्स बस्ट होती थी, फाइनली पेस्ट की डेथ हो जाती थी। तो ये हम देख रहे थे कि यहाँ पे पेस्ट का इस तरीके से डेथ हो रहा है, तो हमने यही सोचा कि बैसिलस thuringiensis अगर इस तरीके के काम कर रहा है, तो बैसिलस thuringiensis से उस टॉक्सिन का जीन निकाल के अगर हम प्लांट में इंसर्ट कर दे तो हमारा काम तो आसान हो जाएगा, हमें पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। तो हमने यही किया, बैसिलस thuringiensis से वो पर्टिकुलर जीन निकाला जो कि उस टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर रहा था, और उस पर्टिकुलर जीन को हमने प्लांट में इंसर्ट करा दिया। Next, advantages of GM crops: increase productivity, obviously, food security, enhance nutritional quality, maintain soil fertility. Concerns related to GM crops: it could be environmental, economic, biosafety, and ethical. About GM crops: genetical modification in plants. Cells are grown in tissue culture which develops into plants, and seeds produced by these plants विल इनहेरिट द न्यू DNA। अब ये कह रहा है, तो व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर? देखो, टिश्यू कल्चर का दूसरा नाम होता है माइक्रो प्रोपोगेशन। इसमें हम करते क्या है, वी ग्रो द सेल इन आर्टिफिशियल मीडियम, दीज सेल्स आर डिराइव फ्रॉम लिविंग टिश्यू। हम क्या करते हैं, सेल्स को आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करते हैं। अब ये सेल्स जो रहता है, मास ऑफ सेल्स, यंग सेल्स रहते हैं, कैलस के नाम से जानते हैं हम इस मास ऑफ सेल्स को। ये डिराइव किए कहाँ से जाते हैं, ये लिविंग टिश्यू से डिराइव किए जाते हैं। फिर हम इसको मीडियम में रख देते हैं। मीडियम मतलब हम इनको न्यूट्रिशन देते हैं, इनको फूड देते हैं। फूड किसके थ्रू देते हैं, वी विल गिव इट थ्रू अगार, या फिर इसी को आप ब्रॉथ कह सकते हो। फिर ये इस न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करते हैं और ग्रो करते हैं, ओके। अब यहाँ पर जो भी हमने सेल लिया होता है, वो सेल जेनेटिकली इंजीनियर्ड भी हो सकता है और वो सेल नॉर्मल सेल भी हो सकता है। तो हमें अगर बहुत सारी कॉपीज़ चाहिए, या फिर हम चाहते हैं कि हम बाहर ग्रोथ करके देखें कि एक्चुअली प्रोसेसेस हो क्या रहे हैं, सो हम टिश्यू कल्चर का यूज़ करते हैं। Indian Council of Agriculture Research promote the science-based innovative technology, including researches on GM crops. Network projects on functional economics and genetical modification in crops was launched by ICAR in 2005. So आप इसको याद रखिएगा। This done. Next, जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी और ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। सो दोनों ही आपके जीनोम को ऑल्टर करने का काम करेंगे, लेकिन उसमें फ़र्क है। जीनोम एडिटिंग की बात कर रहे हैं, मतलब हमारा जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज़ मैं हूँ, मैं अपने DNA में मेरे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, DNA न्यूक्लियोटाइड्स का मिलके बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, मैं उन न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर दूँ। अपने ही जीनोम में मैं न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर दूँ, कुछ पोर्शन अपने न्यूक्लियोटाइड्स का, कुछ सेगमेंट्स अपने न्यूक्लियोटाइड का डिलीट कर दूँ, कुछ सेगमेंट अपने न्यूक्लियोटाइड्स का कहीं से ऐड करके अपने DNA में कहीं और ऐड कर दूँ। तो ये सब काम मैं अपने ही DNA के अंदर करी हूँ। तो इस तरीके की चीज़ को आप जीन एडिटिंग कहते हो। ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में आप किसी और स्पीशीज़ के DNA से जीन निकालते हो और किसी और स्पीशीज़ के DNA में उसे इंसर्ट कराते हो। तो ये फ़र्क होता है, आप पढ़ के देख लो।
Genome editing is the manipulation of genome of an organism itself by knocking out or replacing targeted gene, which resulting in individual with intentionally selected or desired trait. In transgenic technology, genome of an organism is altered by introducing one or more foreign gene sequenced from another species by artificial mean. तो मैंने बोला ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आप फॉरेन जीन इंसर्ट करते हो. ये फॉरेन जीन आता कहाँ से, किसी और ऑर्गेनिज्म से आएगा. किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन आप किसी और ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हो. ओके और ये करेंगे कैसे, ऑब्वियसली बाय आर्टिफिशियल मीन. हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे टूल्स होते हैं. टूल्स में आपके वेक्टर्स आते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स आते हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती हैं. अभी मैं आपको बताऊंगी कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस होता कैसे. बहुत छोटा सा प्रोसेस है, आप तुरंत समझ जाओगे. वेरियस बॉडीज़ ऑन जीएम क्रॉप रेगुलेशन. आप बॉडीज़ देख लो जो कि जीएम क्रॉप रेगुलेशन के लिए काम करती है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिकल मैनिपुलेशन, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी. अब ये काम क्या क्या करती हैं ये आप इंडिविजुअल पढ़ोगे और आपसे पूछा जाएगा एक्चुअली कि जो जो रेगुलेटरी बॉडी है उनका काम क्या क्या है. तो ये रेगुलेटरी बॉडी का काम एक बार मैं रीड आउट करती हूँ, इसके बाद आप इसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी monitors the development in biotechnology at national and international level. Okay. Then Institutional Biosafety Committee approves low risk experiment and ensures adherence to prescribed safety guidelines. Review Committee on Genetic Manipulation reviews all ongoing projects involving high risk and controlled field experiments. Then State Biotechnology Coordination Committee acts at state level nodal agency to assess the damage due to the release of GMOs and to take on-site control measures. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जब भी GM क्रॉप्स या GM एनिमल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो बिना ट्रायल्स के इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि वो वहाँ इन्वायरमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे. तो वो तभी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इन्वायरमेंट में जब वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं. तो यहाँ पे ये मेंशन है, यहाँ पर आपका ये मेंशन है कि ये कौन सा कमिटी कर रहा है आपका. डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी act as nodal agency at district level to report to SBCC or the GIAC about compliance or non-compliance of regulatory guidelines. ये हो गया. चलिए इतना होने के बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी. फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. GEAC किसके अंडर काम करती है? फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंजेस. सो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ आपको. ये है टेक्स्ट मेरा. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिकॉम्बिनेंट इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन from environmental angle, release of genetically engineered organism and products into environment including experimental field trials, टेकिंग पुनेटिव एक्शंस अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं. तीनों ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे कि GIAC के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो सबसे पहला लार्ज स्केल यूज़ ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिकॉम्बिनेंट इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल एंगल. एनवायरमेंट के लिए कितना GM ऑर्गेनिजम्स बाहर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, एनवायरमेंट के लिए क्या सेफ़ है क्या नहीं, वो GIAC देखेगा. रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट्स इनटू एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल्स. बहुत सारे ट्रायल्स करने के बाद ही GM ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस किए जाएंगे एनवायरनमेंट में. टेकिंग पुनेटिव एक्शन अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. और कुछ अगर चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो ये GIAC कुछ एक्शंस भी लेता है अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. कॉम्पोजिशन क्या क्या? प्रेजेंटली इट हैज़ 24 मेंबर्स एंड इट मीट्स एवरी मंथ, chaired by Special Secretary, Additional Secretary of MOEF as CC. Done. Next. Now let's come to related news. GIAC has recommended the environmental release of transgenic hybrid mustard Dhara mustard hybrid 11 DMH11. याद रखिएगा DMH11. Commercial use under Indian Council of Agriculture Research Supervision and will be subjected to SEEC Act 1966. About DMH11, developed by Delhi University Center for Genetic Manipulation of Crop Plants. Process used crossing Indian mustard variety Barona Badnase line with the East European
early HERA2 mutant Barstar contains two alien genes isolated from a soil bacterium called Bacillus amyloliquefaciens. First gene, Barnas, codes for protein that impairs pollen production and renders the plant into incorporate male sterility. Second is Barstar's gene that blocks the action of Barnase gene. Third, resultant progeny is both high yielding and capable of producing seeds and grains. अब यहाँ पे एक्चुअली किया क्या गया, यहाँ पे आपके पास दो जीन थे, ठीक है. फर्स्ट जीन वॉज बैरनास एंड सेकेंड जीन वॉज बैरस्टार. बैरनास जीन क्या कर रहा था, वो कोड कर रहा था कोड्स फॉर प्रोटीन दैट इम्पेयर्स पॉलन प्रोडक्शन. वो ऐसे प्रोटीन के लिए कोड कर रहा था प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन बनते हैं उनका प्रोडक्शन रुक जाए एंड रेंडर्स द प्लांट इनटू मेल स्टर्लिटी. बिल्कुल सही बात है, जब पॉलन ग्रेन बनना बंद हो जाएगा मतलब मेल गैमीट्स नहीं आ रहे तो प्लांट में मेल स्टर्लिटी आ जाएगी. और जो बारस्टार जीन था वो इस जीन के एक्शन को ब्लॉक करता था, मतलब वहाँ से मेल स्टर्लिटी ख़त्म करता था. अब क्या किया गया कि जो पहला जीन था उसे किसी प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया. उसको किस प्लांट में इनकॉर्पोरेट करा गया था, इंडियन मस्टर्ड वैरायटी वैरोना. ओके. और जो दूसरा जीन था जीन 2 उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया होगा दूसरी वैरायटी में विच वॉज ईस्ट यूरोपियन अर्ली HERA2 मस्टर्ड. ठीक है, अब दोनों में जीन्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से इनकॉर्पोरेट कर दिया गया होगा, अंडर डाल दिया गया होगा. बायोटेक्नोलॉजी में जीन गन मेथड होता है और बहुत सारे मेथड होते हैं जिनके थ्रू जीन्स को प्लांट्स वगैरह के अंदर इंसर्ट किया जाता है. अब क्या किया, जीन इंसर्ट करने के बाद ये जो दो वैरायटीज़ थी इनका क्रॉस करवाया. क्रॉस कराने के बाद आपके पास प्रोजेनी आएगी. प्रोजेनी बोले तो नया प्लांट आएगा. जो नया प्लांट आया था वो यहाँ उसमें क्या था, उसमें मेल स्टर्लिटी नहीं पाई जा रही थी. ठीक है, तो इस तरीके से काम किया गया इस मस्टर्ड पे. नेक्स्ट देखो रिलेटेड न्यूज़. हरियाणा गवर्नमेंट इश्यूड NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू कंडक्ट फील्ड ट्रायल्स ऑन BG2RRF herbicide tolerance and insect resistant variety of cotton. सो वैरायटी ऑफ BT कॉटन ये है एक BG2RRF. दिस इज़ अ वैरायटी ऑफ BT कॉटन जो कि हर्बिसाइड के लिए टॉलरेंट है और इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी है. सो फार इंडिया हैज़ अलाउड कमर्शियल यूज़ ऑफ BG1 and BG2 GM क्रॉप्स वाइल BG2RRF अप्रूवल इज पेंडिंग एट वेरियस स्टेजेस. BG2RRF कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट सच एज अमेरिकन बोलवर्म्स. सो ये जो प्लांट वैरायटी है ना BG2RRF, यहाँ इस प्लांट में कौन से पैथोजेंस है जो कि पेस्ट हैं जो कि इन्फेक्ट नहीं करते, तो अमेरिकन बोलवर्म्स इन पे इन्फेक्ट नहीं कर सकते. तो ऑल दो इसे अप्रूवल नहीं मिला है अभी, लेकिन बाकी BG1 BG2 GM कॉटन को अप्रूवल मिल गया. BG2RRF को अप्रूवल नहीं मिला है कि वो कमर्शियली यूज़ की जा सके. अब what is bioeconomy? Bioeconomy is an economy where the basic building blocks for material, chemical and energy are derived from renewable biological resources. So ये सिंपल सा डेफिनेशन है, आप इसे याद रखेंगे. what is bioeconomy? फिर से रीड कर देती हूँ. is an economy where the basic building blocks for materials, chemicals and energy are derived from renewable biological resources. हम चाहते हैं कि नेचर में कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, है ना, तो हम क्या करते हैं, रिनोवेट कराते हैं. जो भी चीज़ रिनोवेट हो सकती है, बायोलॉजिकली बार बार यूज़ हो सकती है, हम उसे यूज़ कराएंगे. और उस बार बार यूज़ करने से हम क्या क्या चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, मटेरियल्स, केमिकल्स, एनर्जी. तो इसी चीज़ को बायो इकोनॉमी कहते हैं. हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं. देन आगे कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करूँगी. छोटा सा टेक्नोलॉजी है, समझ में आ जाएगा आपको. हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अरीबा. तो हमने मस्टर्ड हाइब्रिड के बारे में पढ़ लिया था. देन हमने BT कॉटन के बारे में देखा था. BT कॉटन की 3 वैरायटी देखी थी, BG1, BG2, BG2RRF. ठीक है, इसके आगे हमें कंटिन्यू करना है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी से. ये क्या है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी? ये एक मेथड है DNA को ऑल्टर करने का. तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. Department of Biotechnology revised guidelines for plants and products thereof developed using genome editing technique employing site-directed nucleases. Techniques of SDN application. Techniques देखेंगे. It is SDN1, SDN2, SDN3. So 3 तरीके के SDN होते हैं, SDN1, SDN2, SDN3. SDN1 में क्या होता है? Produces a double stranded break in a genome of a plant without addition of foreign gene.
ये चीज़ हो गई, ये अभी मैं रीड आउट कर रही हूँ सिर्फ। SDN2 produces a double-stranded break, and while the break is repaired by the cell, a small nucleotide template is supplied that is complementary to the area of the break, which in turn is used by the cell to repair the break. ये SDN2 हो गया. Third, SDN3 also induces a double-stranded break in the DNA, but is accompanied by a template containing a gene or other sequence of genetic material. The cell's natural repair process then utilizes this template to repair the break, resulting in the introduction of a जेनेटिक मटीरियल. सो ये तो जस्ट मैंने रीड आउट किया कि SDNs जो होते हैं वो SDN1, SDN2, SDN3 हो सकते हैं. इसमें है क्या क्या. रीड आउट करने के बाद अभी मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें एक्चुअली चीज़ें हैं क्या. इससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं. यहाँ पर आते हैं अबाउट SDN न्यूक्लियसेस. सबसे पहले SDN और सीक्वेंस स्पेसिफिक न्यूक्लियसेस SSN रिफर टू द प्रैक्टिसिंग ऑफ क्लीविंग DNA. यहाँ से पढ़ेंगे. Refers to the practice of cleaving DNA, stands to affect the subsequent genome editing. SDN technologies take advantage of targeted DNA break and host natural repair mechanism to introduce specific change at the site of DNA break. So SDN की बात करें, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक ही चीज़ की बात करते हैं, हमें DNA को कट करना है. DNA को हमने कट किया, DNA के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो वापस से रिपेयर करे. सो ये SDN इसी पे बेस्ड है. साफ साफ लिखा हुआ है SDN टेक्नोलॉजी टेक्स एडवांटेजेस ऑफ टारगेट DNA ब्रेक एंड होस्ट नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म टू इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक स्मॉल चेंज एट द साइड ऑफ DNA ब्रेक. हम DNA को कहीं से भी ब्रेक करते हैं, उसके पास नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो नेचुरली रिपेयर करे. तो हम उसी चीज़ को यूज़ करके, उसी का फ़ायदा उठा के SDN टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं. मेन SDN टेक्नोलॉजीज़ क्या है? जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस एंड ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसेस, टैलेंट्स के नाम से जानते हैं. इनको आपको डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि SDN में दो टेक्नोलॉजी आती है, जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस एंड ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसेस, जिसको आप टैलेंट्स के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एडिट द प्रोसेस इज डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, SDN1, SDN2, SDN3. मैंने आपको ऊपर पढ़ाया. अभी मैं आपको बताती हूँ SDN1 क्या होता है. SDN1 में क्या होता है? प्रोड्यूसेस अ डबल स्टैंडर्ड ब्रेक इन द जीनोम ऑफ अ प्लांट विदाउट एडिंग अ फॉरेन जीन. SDN1 टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर आप DNA को क्लीव करने जा रहे हो तो यहाँ पे DNA में कट लग जाएगा, लेकिन कोई भी फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं होगा. सेल क्या करेगा? अपना नेचुरल टेंडेंसी यूज़ करेगा DNA को हील करने की, जहाँ पर भी कट लगा है. नेक्स्ट, SDN2 में क्या होता है? प्रोड्यूसेस अ डबल स्टैंडर्ड ब्रेक एंड वाइल द ब्रेक इज रिपेयर्ड बाय द सेल अ स्मॉल न्यूक्लियोटाइड टेम्पलेट इज सप्लाइड दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एरिया ऑफ द ब्रेक विच इन टर्न इज यूज बाय द सेल टू रिपेयर द ब्रेक. यहाँ पे क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड DNA में कट लगा, जिस समय वो रिपेयर कर रहा होगा, जिस समय वो हील कर रहा होगा, हम स्मॉल न्यूक्लियोटाइड को इंट्रोड्यूस करा देंगे. ये स्मॉल न्यूक्लियोटाइड जो होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री होगा जहाँ पे कट लगा था. अब उसके बाद सेल नेचुरल मैकेनिज्म यूज़ करेगा कि वो हील कर ले. तो जिस समय हीलिंग हो रही थी उसी समय हमने एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड इंट्रोड्यूस करा दिया. ओके. नेक्स्ट क्या है? SDN3 में क्या है? also induces a double stranded break in the DNA but is accompanied by the template containing a genome or the other sequence of genetic material. यहाँ पर भी डबल स्टैंडर्ड DNA में कट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? हमारे पास फॉरेन जीन भी है. यहाँ पे लिखा है ना, कंटेन्स अ जीन और अदर सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक मटीरियल. द सेल्स नेचुरल प्रोसेस देन यूटिलाइजेज दिस टेम्पलेट टू रिपेयर द ब्रेक रिजल्टिंग इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिक मटीरियल. तो यहाँ पर हमारे नेचुरल जो हमारा DNA उसके अलावा हमारे पास जेनेटिक सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है, और जिस समय रिपेयर हो रहा होता है उसी समय ये जेनेटिक सीक्वेंस को ऐड कर दिया जाता है जहाँ से हमारा DNA ब्रेक है. तो यहाँ पे क्या होता है? एक नया तरीके का ही फॉर्मुलेशन आता है. फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है कि वहाँ पे नए ऑर्गेनिज्म या फिर नए कैरेक्टर्स या कोई भी चीज़ नई नहीं आती, क्योंकि हमने कोई भी फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं किया है. लेकिन SDN3 में आपको फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया जाता है जब DNA कट किया जाता है उसी टाइम पे. उसके बाद वो DNA जो फॉरेन जीन है वो उस DNA में ऐड हो जाता है. तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म आता है वो आपको डिज़ायरेबल कैरेक्टर का आएगा और यहाँ पे चेंजेस भी दिखेंगे आपको. सो SDN1, SDN2 में ऑर्गेनिज्म में कोई चेंजेस नहीं दिखते, बट SDN3 में ऑर्गेनिज्म में चेंजेस दिखते हैं. यहाँ पर लिखा होगा
Both SDN1 and SDN2 do not involve alien genetic material and the result is indistinguishable from conventionally bred crop varieties. तो मैंने बताया आपको SDN1 और SDN2 में आप फ़र्क नहीं बता सकते. क्यों नहीं बता सकते फ़र्क? क्योंकि वहाँ पे कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया है. वहाँ पे नेचुरल जो चीज़ें चल रही हैं. SDN3 प्रोसेस इन्वॉल्व्स जीन ऑफ फॉरेन ओरिजिन. हाँ, तो यहाँ पे SDN3 में मैंने बताया आपको फॉरेन जीन DNA में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पे आपको नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी. SDN1, SDN2 do not produce new plant varieties that falls under the scope of GMO legislation. In SDN3, the newly developed plant varieties falls under GMO legislation only if the foreign DNA exceeds 20 base pairs इज इंसर्टेड. तो यहाँ पे क्या है कि थर्ड वाले प्रोसेस में हम न्यू जीन को इंसर्ट कर रहे थे. वो जीन कितना होना चाहिए? 20 बेस पेयर्स के अराउंड. वो जीन 20 बेस पेयर्स के अराउंड होना चाहिए, उतना इंसर्ट करेंगे तो SDN3 फॉल करेगा अंडर GMO लेजिस्लेशन, मतलब उसको रिकॉग्नाइज करा जाएगा अंडर GMO लेजिस्लेशन. अब SDN1 SDN2 को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता GMO लेजिस्लेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे कोई फॉरेन इंसर्शन ही नहीं हुआ है. बस इतना ही है. साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस में क्या करते हैं हम? साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस में DNA को कट करते हैं. सेल का जो नेचुरल टेंडेंसी होता है कि जहाँ पर भी DNA में कट लगता है वो वापस से रिपेयर करता है, वो वापस से हील करता है. इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए हम क्या करते हैं? न्यू DNA टेम्पलेट इंसर्ट करा देते हैं. न्यू DNA टेम्पलेट हम कहाँ इंसर्ट कराते हैं? सिर्फ SDN3 में. SDN1 में नहीं करा रहे हैं, SDN2 में नहीं करा रहे हैं. हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अरीबा. सो हमने साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस टेक्नोलॉजी पढ़ ली थी जो कि DNA के मैनिपुलेशन में काम आती है. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है CRISPR, Cas9. इट इज़ अ एंजाइम बेस्ड प्रोसेस. हम यहाँ पर भी सेम काम करने वाले हैं. हम DNA सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कराएंगे, DNA सीक्वेंस को कट कराएंगे, अपनी मर्ज़ी का जीन इंसर्ट कराएंगे और वापस से उसको ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाल देंगे. हमारा ऑर्गेनिज्म फिर से हमारी डिज़ायर्ड कैरेक्टर का आ जाएगा, जो हम चाहते हैं वैसा हो जाएगा. रीड करना शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. Why in the news? It's been 10 years since microbiologist Emmanuelle Carpentier and biochemist Jennifer Doudna published research that paved way for CRISPR Cas9 gene editing. Both awarded Nobel Prize for the same in 2022. So आपको ये डेट याद रखनी है. इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ किसे मिला था, कब मिला था? सो 2022 को जो दो साइंटिस्ट थे उनके नाम ये रहे, दिस एंड दिस, जेनिफर डॉडना. ओके, नेक्स्ट. अबाउट क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलियंड्रोमिक रिपीट्स. सो CRISPR के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. देखते हैं क्या है ये. CRISPR इज़ अ जेनेटिक कोडिंग ऑफ सीक्वेंस फाउंड इन बैक्टीरिया. सो इट इज़ अ जेनेटिक कोड फाउंड इन बैक्टीरिया. कब पाया जाता है ये कोड बैक्टीरिया के अंदर? फॉर्म ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ प्रीवियस बैक्टीरियोफेज दैट हैज़ इन्फेक्टेड देम. बैक्टीरिया यूजेस CRISPR सीक्वेंस टू रिमेंबर each specific virus that attacks them by incorporating virus DNA into their own bacterial genome. This gives the bacterium protection with a specific virus tries to attack again. CRISPR associated protein 9, a bacterial RNA guided endonuclease that once activated will make special enzyme that seems to have co-evolved with CRISPR. बच्चों देखो यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया को कुछ वायरसेस अटैक करते हैं जिनका नाम होता है बैक्टीरियोफेजेस. वो डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होते हैं. कैसे वायरस होते हैं? वो डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होते हैं. अब बैक्टीरिया को वो अटैक करने वाले हैं तो बैक्टीरिया अपने आप को बचाएगा ना. तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था बैक्टीरिया के लिए कि वो ये एंजाइम प्रोड्यूस कर लेते थे. जैसे ही बैक्टीरियोफेज ने उन्हें इन्फेक्ट किया, वो उनके इन्फेक्शन के बाद ये एंजाइम प्रोड्यूस कर लेते थे. और ये एंजाइम काम किसके आती थी? जब वही बैक्टीरियोफेज दोबारा उनको अटैक करता था तो वो उनका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करती थी और
बैक्टीरियल डेथ नहीं होने देती थी। इस तरीके से ये काम करती थी। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी भी तो इस तरीके से, एक बार हमारे पास इन्फेक्शन आ जाता है तो हमारी बॉडी उसकी मेमोरी सेल रख लेती है, दोबारा अगर हमें वही इन्फेक्शन होता है तो मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज से उस डिजीज़ को किल कर देती है। सेम बैक्टीरिया भी कर रहा था, उसे बैक्टीरियोफैग ने इन्फेक्ट किया तो उसने उसका एक मेमोरी रख लिया। अब जब दोबारा वही बैक्टीरियोफैग उसे इन्फेक्ट करेगा, सो उसके पास मेमोरी है, अब वो उस बैक्टीरियोफैग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा और उस बैक्टीरियोफैग के जो डीएनए मटेरियल होता है उसको ख़त्म कर देगा। कैसे? सबसे पहली बात तो जब भी बैक्टीरियोफैग इन्फेक्ट करता है तो ये अगर बैक्टीरिया है और ये अगर बैक्टीरियोफैग है, ओके, ये बैक्टीरियोफैग है और ये इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को वो बैक्टीरिया में भेज देता है। तो ये बैक्टीरिया है, यहाँ पर बनाती हूँ, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, ये जो बैक्टीरियोफेज से डबल स्टैंडर्ड डीएनए आया है। अब ये क्या होगा, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऐसे ही नहीं रहता, ये इस प्लाज्मिड के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ये इस प्लाज्मिड के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। सबसे पहली लाइन ही लिखी थी जो मैंने बताया, अब उसको दोबारा अब रीड करके देखते हैं। नेक्स्ट देखो लिखा है, CRISPR इज अ जेनेटिक कोड और सीक्वेंस फाउंड इन द बैक्टीरिया formed due to the activity of previous bacteriophage that has infected them. Bacteria uses CRISPR sequence to remember each specific virus that attacked them by incorporating viral DNA into their own bacterial genome. So bacterial genome में viral DNA incorporate कर जाता है, जब incorporate करता है तो बैक्टीरिया उसकी कॉपी बना लेता है और याद रखता है in the form of Cas9. अब Cas9 क्या है? A bacterial RNA guided endonuclease that once activated will make enzyme that seems to have co-evolved with CRISPR. So it is nothing but RNA guided endonuclease. RNA guided endonuclease क्यों ये Cas9 RNA guided endonuclease है? अब जो बैक्टीरियोफैग आया है आपके पास, उसको हमें क्या करना है, हमें उस डीएनए को कट करना है। हम उसके डीएनए को कट कर देंगे तो वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसने एक एंडोन्यूक्लियस बना लिया है कि अब दोबारा अगर ये बैक्टीरिया आया तो मैं इसके डीएनए को कट कर दूंगा। कौन कट कर देगा? बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ। डन। उसके बाद देखिए हाउ द CRISPR वर्क्स। देयर आर 3 की एलिमेंट ऑफ CRISPR. First is guide RNA, a piece of RNA that locates the targeted gene. This is engineered in laboratory. So हम अब प्रोसेस देखने वाले कैसे हम इस प्रोसेस को करते हैं। तो पहला क्या है, हम गाइड RNA बनाते हैं लेबोरेटरी में। ये गाइड RNA करता क्या है, ये स्पेसिफिक टारगेटेड जीन को लोकेट करता है। देन Cas9 द सीजर दैट स्निप्स द अनडिजायर्ड DNA आउट। अब Cas9 है एंडोन्यूक्लियस, सीधा डीएनए को कट करने का काम करेगा। जो भी अनडिजायरेबल सेगमेंट होगा उसको कट कौन करेगा? Cas9 कट करेगा। डीएनए द डिजायरेबल पीस ऑफ डीएनए दैट इज इंसर्टेड आफ्टर द ब्रेक। सो सपोज हमारा ये डीएनए, सपोज हमारे पास ये डीएनए, ठीक है, ये सेगमेंट हमें नहीं चाहिए, है ना, ये सेगमेंट हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर इस सेगमेंट को कट करके निकालेगा कौन? Cas9 इस सेगमेंट को कट करके निकाल देगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो डीएनए, जो सेगमेंट हमें चाहिए, ये तो कट करके निकल गया, ये सेगमेंट अब इस तरीके से हो गया, है ना। यहाँ पर हमें अपना सेगमेंट इंसर्ट करना पड़ेगा। क्या सेगमेंट इंसर्ट करना पड़ेगा? जो भी हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर का सेगमेंट चाहिए वो हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे इंसर्शन किसकी मदद से होता है? डीएनए जब भी इंसर्ट किया जाता है, कट आउट करके तो निकाल दिया, एंडोन्यूक्लियस कट आउट करके निकाल देते हैं। यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस का नाम Cas9 है, लेकिन जो डीएनए हमें इंसर्ट कराना है वो इंसर्ट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ लाइगेजेस, है ना, विद द हेल्प ऑफ लाइगेजेस यहाँ पे इंसर्जन होता है। ओके, हो गया इंसर्जन। अब जो सेगमेंट कट करके निकालना था उसको रिकॉग्नाइज किसने किया? उसको गाइड आरएनए ने रिकॉग्नाइज किया। गाइड आरएनए बनाया कहाँ गया? वो लेबोरेटरी में बनाया गया है। ये जो छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है ना, ये हम छोटे से डायग्राम में पढ़ते हैं। छोटे से डायग्राम में पढ़ते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे क्या है? Susan has sickle cell disease caused by a single DNA letter mutation. सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ है जहाँ पर आपके जो आरबीसी होते हैं वो सिकल शेप हो जाते हैं। सिकल का मतलब होता है हंसिया। यूजुअली जो आरबीसी का शेप होता है वो बाइकनकेव होता है ना, इस तरीके से होते हैं, और यहाँ डिप्रेशन होता है, चपटे होते हैं। लेकिन जब किसी को सिकल सेल एनीमिया रहता है ना तो आरबीसी का शेप इस तरीके से हो जाता है, हंसिया की तरह हो जाता है। अब इस आरबीसी के पास टेंडेंसी नहीं होती कि ऑक्सीजन कैरी करे। सो ऑक्सीजन कैरी करे तो हमेशा ही वो ऑर्गेनिज्म कैसा रहता है? एनीमिक रहता है। उसके पास ब्लड की कमी रहती है, उसके पास ऑक्सीजन की कमी रहती है, क्योंकि ये आरबीसी सर्वाइव ही नहीं कर पाते। आरबीसी का जो आपका लाइफ साइकिल है, जो जितने दिन के लिए वो सर्वाइव कर सकता है वो 120 डेज़ है ना।
अब नॉर्मल आरबीसी तो 120 डेज सर्वाइव कर लेता है, लेकिन जो आरबीसी सिकल शेप है वो 120 डेज नहीं सर्वाइव कर पाता, वो पहले ही बस्ट आउट हो जाता है। ओके, सो सिकल सेल एनीमिया भी एक डिजीज़ है जहाँ पर सिंगल सेल म्यूटेशन होता है। सिंगल सेल कह लो या सिंगल न्यूक्लियोटाइड का म्यूटेशन होता है, एक जगह सीक्वेंस चेंज कर जाता है। तो यहाँ पे देखो एक जगह सीक्वेंस चेंज कर गया है। अब नेक्स्ट देखो, इन द लैब साइंटिस्ट क्रिएटेड अ स्ट्रैंड ऑफ गाइड आरएनए दैट मैचेस दैट म्यूटेटेड डीएनए सीक्वेंस। सो जो भी म्यूटेटेड डीएनए सीक्वेंस है उससे उसके कॉम्प्लीमेंट्री हम आरएनए गाइड को बनाते हैं। तो ये लेबोरेटरी में आरएनए गाइड प्रिपेयर किया गया। आरएनए गाइड को हम मिक्स कर देते हैं Cas9 के साथ। लो हमने आरएनए गाइड को मिक्स कर दिया Cas9 के साथ। अब हम आरएनए गाइड का और Cas9 का इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं। जब हम Cas9 और आरएनए गाइड का इंजेक्शन पेशेंट को देंगे, सो वहाँ से गाइड आरएनए आइडेंटिफाइज द म्यूटेड डीएनए दैट कॉजेज सिकल सेल डिजीज़। गाइड आरएनए जाएगा उस सीक्वेंस को, डीएनए को देखेगा जो कि सिकल सेल डिजीज़ कॉज कर रहा है। आइडेंटिफाई कर लिया। गाइड आरएनए का काम क्या था, जो भी डीएनए है उसको, जो भी ऑल्टर्ड डीएनए, जो भी म्यूटेटेड डीएनए उसको आइडेंटिफाई करेगा। गाइड डीएनए ने उसे आइडेंटिफाई किया। उसके बाद आपने उसमें क्या ऐड कर रखा था, उसमें आपने Cas9 ऐड कर रखा था। जैसे ही गाइड आरएनए ने म्यूटेटेड डीएनए को आइडेंटिफाई किया, Cas9 जाके उतने सेगमेंट को कट कर देगा। Cas9 जब जाके उतने सेगमेंट को कट कर देगा, तो वहाँ से वो कट आउट होके बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, विद द हेल्प ऑफ लाइगेज आप जो सही सीक्वेंस है उसे इंसर्ट कर दो। स्टेप 7 देखो, साइंटिस्ट इंसर्ट अ हेल्दी डीएनए सीक्वेंस टू रिप्लेस द क्लिप्ड सीक्वेंस। सो यहाँ पे क्या किया, Cas9 की मदद से उस सेगमेंट को कट किया गया जो कि म्यूटेटेड था। म्यूटेटेड जीन को बाहर निकाल के फेंक दिया गया। जो डिज़ायरेबल जीन था, जो कि सही जीन था, जो कि सही सीक्वेंस था, उसको लाइगेज की मदद से डीएनए में पेस्ट कर दिया गया, डीएनए में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट, अब इस डीएनए को इंसर्ट कर दिया जाएगा सुमन की बॉडी में। अब सुमन को, सुमन नाम था कि क्या नाम था, सुजैन नाम था, सुजैन कह रहे हैं इसे, सुजैन, ठीक है। अब क्या कर दिया गया, सुजैन की बॉडी में इंसर्ट कर दिया गया। अब सुजैन को कोई भी डिजीज़ नहीं है, सिकल सेल डिजीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने म्यूटेटेड जीन को वहाँ से हटा दिया। डन। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एडवांसमेंट इन इंडिया, स्टडी ऑफ ट्रीटिंग सिकल सेल अनीमिया, रिसर्चर्स एंड नेशनल Agri-Food Biotechnology edited the banana genome to improve the national nutritional quality and pathogen resistance. So banana को edit किया गया with the help of this technology। वहाँ पे nutritional quality और pathogen resistance के लिए उसको improve किया गया है। Benefits of CRI-SPR, faster and more efficient diagnosis of rare genetic diseases, new developments in pharmaceuticals and biotechnology, food security। तो ये कुछ benefits है CRI-SPR के। Thank you so much. हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अरीबा। हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियेसेस जैसे कि CRI-SPR। अब हम यहाँ पर एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी CAR T सेल थेरेपी। ओके, तो काइमेरिक डीएनए इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब क्या हुआ, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है वो मैं आप सबको बता देती हूँ। देखो, सपोज हमारे पास ऑर्गेनिज्म ए है, सपोज वी हैव ऑर्गेनिज्म ए, वी हैव प्लाज्मिड, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, ऑर्गेनिज्म ए और प्लाज्मिड, ठीक है। अब हमारे ऑर्गेनिज्म ए के पास ये डीएनए है। इस डीएनए में सपोज ये डिज़ायरेबल जीन है, मैं इस डिज़ायरेबल जीन को नाम ए दे देती हूँ। ये प्लाज्मिड है, ठीक है। प्लाज्मिड हमेशा सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। मुझे चाहिए कि मैं इस प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना दूँ। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का मतलब होता है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मैं मिक्स करूँ, है ना। कैसे मैं मिक्स करूँगी, ये मेरा डिज़ायरेबल सेगमेंट था, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए थी आगे किसी ऑर्गेनिज्म में चल के, तो मैं यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस की मदद से इस सेगमेंट को डीएनए की कट करूँगी और मैं लाइगेज की मदद से यहाँ पर इस सेगमेंट को लाके जोड़ दूँगी, इस डिज़ायरेबल सेगमेंट को लाके जोड़ दूँगी। तो यहाँ पर ये जो डीएनए बाद में मेरे पास बन के आएगा वो कैसा डीएनए होगा, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। डन, ये होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो यहाँ पे काइमेरिक डीएनए जो है वो क्या है, वो कुछ नहीं है बट अ काइंड ऑफ
रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट CAR T थेरेपी इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय IIT बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल सेंटर वॉज टेस्टेड ऑन पेशेंट इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिस नहीं करेगा। यहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी लाइन याद रखनी है कि इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय IIT बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल सेंटर वॉज टेस्टेड ऑन पेशेंट इन इंडिया। ये लाइन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, मोर अबाउट ऑन न्यूज़। रिसर्च इज फंडेड अंडर नेशनल बायोफार्म मिशन NBM by Biotechnology Industry Research Assistance Council BRAC. BRAC is a public sector enterprise set up by the Department of Biotechnology DBT as an interface agency to strengthen emerging biotech enterprises. Done. Next, about CAR T therapy. About CAR T therapy. So about CAR T therapy हम पढ़ते हैं. It is the way to get immune cells called T cells to fight cancer by editing them in the lab. T cells are a type of white blood cells that attacks foreign pathogen. T cells are taken from the patient blood and are edited by adding a gene for a man-made receptor called CAR. CAR is a special protein created in a laboratory that is designed to bind to certain proteins on cancer cells. CAR is then added to the T cell. This helps them better identify specific cancer cell antigen. These changes T cell called CAR T cell. CAR T cell are then given back to the patient. Benefits of CAR therapy. While existing treatment works towards increasing the life of the patient, CAR T technology holds promise of curing certain types of cancers. Unlike chemotherapy, CAR T is administered only once to the patient. Short treatment time needed, more rapid recovery. अभी तो मैंने जस्ट रीड आउट किया, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा बच्चों। मैं आपको बताती हूँ इसमें आपको क्या समझना है। इसमें आपको जो समझना है वो चीज़ देखिए आप। हमारे बॉडी में होते हैं एक चीज़ WBCs, ठीक है। WBCs में हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। ओके, B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। B लिम्फोसाइट्स का काम होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। कैसी इम्यूनिटी? ह्यूमरल इम्यूनिटी। और T लिम्फोसाइट का काम होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करना? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है? मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ होता है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है? कोई भी फॉरेन बॉडी अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। जैसे कि हम इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स वगैरह लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जो T लिम्फोसाइट्स है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कर रहा है। अब वो देखते हैं कि कोई भी उन्हें फॉरेन चीज़ दिख रही है तो वो तुरंत से उसे रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं ये हमारी बॉडी की चीज़ नहीं है, तुम यहाँ से बाहर जाओ। इसीलिए आजकल जब ट्रांसप्लांट वगैरह भी होता है, सपोज सक्सेसफुल सर्जरी हो भी गई, लेकिन T लिम्फोसाइट इतने एक्टिव होते हैं, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये जो ट्रांसप्लांट हमारी बॉडी में लगाया गया ये हमारा नहीं है, किसी और ऑर्गेनिज्म का है, जैसे ही उनकी मैचिंग प्रोसेस चलती है वो डिसमैच करती है, वो तुरंत से ऑर्गन को रिजेक्ट करते हैं और पेशेंट की उसी टाइम पे डेथ हो जाती है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट। B लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। B लिम्फोसाइट्स करते क्या है? B लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। T लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज देते हैं, जो कि करने क्या वाले हैं आगे चल के, किस चीज़ को रिजेक्ट करना है, किस चीज़ को रखना है, वो चीज़ करते हैं। किस चीज़ को रिजेक्ट करना है, किस चीज़ को रखना है बोले तो ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मैंने आपको एग्जांपल दिया। चलिए अभी हम दोबारा से रीड करके समझेंगे क्या है। इट इज़ अ वे टू गेट इम्यून सेल्स कॉल्ड T सेल्स टू फाइट कैंसर बाय एडिटिंग देम इन लैब। तो हम यहाँ पे T सेल्स को एडिट करने वाले हैं। T सेल में ऑब्वियसली T सेल क्या है? ये आपका T सेल होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर DNA होगा। सो हम इसके DNA को निकालेंगे और एडिट करेंगे। हमारा क्या काम है? हम इसके DNA को निकालेंगे और इसको एडिट करेंगे। तो T सेल की एडिटिंग हो रही है यहाँ पे। T सेल में DNA की एडिटिंग हो रही है। T सेल्स आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट अटैक्स फॉरेन पैथोजन।
T cells are taken from the patient blood and are edited by adding a gene for a man-made receptor. So T cells को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है और उनमें क्या किया जाता है, अपनी मर्जी का जीन इंसर्ट कर दिया जाता है. अपनी मर्जी का जीन जो इंसर्ट किया जाता है वो प्रोसेस क्या होती है, CAR, कार इंसर्ट की कार प्रोसेस के थ्रू जीन इंसर्ट किया जाता है. उसके बाद कार इज़ अ स्पेशल प्रोटीन क्रिएटेड इन अ लैबोरेटरी दैट इज़ डिजाइन टू बाइंड टू सर्टेन प्रोटीन्स ऑन कैंसर सेल. सो कार क्या करता है, बाइंड करता है प्रोटीन्स प्रेजेंट इन कैंसर सेल्स. अब कार से होता क्या है, कार इज़ देन एडेड टू टी सेल्स. तो जो आपकी एडिटिंग चल रही है ना टी सेल्स की, तो बेसिकली क्या करते हैं, टी सेल्स में कार को ऐड करते हैं. टी सेल्स में जब आप कार को ऐड कर दोगे ना तो प्रोटीन कैंसर सेल्स के अंदर जो प्रोटीन है ना वो उससे जाके बाइंड कर जाता है. अब जब वो उसके जाके बाइंड कर जाएगा ना तो जो प्रोटीन सेल के रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करने की टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है. सो यही चीज़ हो रहा है. टी सेल्स आर टेकन फ्रॉम द पेशेंट ब्लड एंड आर एडिटेड बाय adding a gene from a man-made receptor. CAR is a special receptor created in a laboratory. It is designed to bind to the certain proteins on the cancer cell. CAR is then added to the T cell. This helps them in better identifying specific cancer cell antigen. The T cells called CAR T cells. बिल्कुल सही बात है. CAR जो था वो आपने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया, उसको टी सेल्स के अंदर इंसर्ट कर दिया. टी सेल्स के अंदर जब आपने इंसर्ट किया तो टी सेल्स की जो टेंडेंसी है कैंसर सेल को रिकॉग्नाइज करने की वो बढ़ गई. अब कोई भी कैंसर का एंटीजन होगा वो ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेंगे. और टी सेल्स को जब आपने कार्ड जीन से इंसर्ट करा दिया तो आप उसको कार्ड टी सेल्स कहने लग रहे हो. अब जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो आपने बाहर इंजीनियर किए हैं, बाहर उस पर बायोटेक्नोलॉजिकल वर्क किया है, तो वापस उसको पेशेंट को लौटाना होगा. आप वापस उसको पेशेंट बॉडी में डाल दो. अब जब वापस से आप उसको पेशेंट बॉडी में इंसर्ट करा दोगे तो जो कैंसर एंटीजन होंगे वो ईजिली उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा और बॉडी से ख़त्म कर पाएगा. ये चीज़ हो गई. अब बेनिफिट्स तो मैंने पढ़ के बता ही दिए हैं. अब ऑब्वियसली बेनिफिट्स तो बिल्कुल होंगे ही, जैसे कि वाइल एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट वर्क्स ऑन टुवर्ड्स इंक्रीजिंग लाइफ ऑफ द पेशेंट, कार टेक्नोलॉजी होल्ड्स प्रॉमिस ऑफ क्योरिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर. देखो कैंसर के ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे पेशेंट की लाइफ को इंक्रीज़ करते हैं ना, मतलब हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते रहते हैं उसको और उसकी लाइफ को इंक्रीज़ करते हैं. लेकिन कार टेक्नोलॉजी से हम क्या हो सकता है, कार टेक्नोलॉजी से हमारा पेशेंट कम्प्लीटली क्योर हो सकता है. कुछ तरीके के कैंसर्स कम्प्लीटली क्योर होते हुए देखे गए हैं. कीमोथेरेपी में क्या कीमोथेरेपी में भी कार ट्रीटमेंट को एक बार पेशेंट में ज़रूर इंट्रोड्यूस किया जाता है. शॉर्ट ट्रीटमेंट टाइम नीडेड एंड मोर रैपिड रिकवरी. यहाँ पे जल्दी से ट्रीटमेंट हो जाता है और रैपिड रिकवरी है. खैर जो भी है, लेकिन ये प्रोसेसेस हैं बहुत महंगी और हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, तो ये एक ड्रॉबैक है. बट कोई नहीं, अब धीरे धीरे एडवांसमेंट हो रहा है तो ये टेक्नोलॉजी भी चीपर होती जाएंगी और ऑर्गेनिजम्स ठीक होते रहेंगे, कैंसर वगैरह के भी. सो WBCs के बारे में मैंने आपको बता दिया था. यहाँ पे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो भी देख लो. टाइप्स ऑफ WBCs, ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स. ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या होता है कि WBC जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें आप ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हो. तो उसमें न्यूट्रोफिल्स, यूस्नोफिल्स, बेसोफिल्स आ गए. ठीक है. एक ग्रैन्युलोसाइट्स बोले तो उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है, उसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आ गया. सो लिम्फोसाइट्स तो मैंने आपको बताया BT, और यहाँ पे नेचुरल किलर सेल की बात भी करी गई. ठीक है. अब मोनोसाइट है, मोनोसाइट तो आपको पता ही कि इट इज़ अ काइंड ऑफ ए ग्रैन्युलोसाइट. तो सबके फंक्शंस लिखे हुए हैं कि सबके फंक्शंस क्या होते हैं. फंक्शंस रीड आउट करेंगे और आप इसे याद भी रखेंगे, और हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें पता होता है. न्यूट्रोफिल्स हेल्प्स इन फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल ईटिंग. ये कोई ऑर्गेनिज्म है, न्यूट्रोफिल आएगा और उसे खा जाएगा. एक चीज़ आप याद रखना, जो न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियस होता है वो 3 लोब्ड होता है. ठीक है. देन यूस्नोफिल फाइट अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन. पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ या फिर एलर्जी हुई तो वहाँ पे यूस्नोफिल्स ही फाइट करते हैं. देन याद रखना कि यूस्नोफिल में जो आपका बॉडी होता है, न्यूक्लियस का जो बॉडी होता है वो कैसा हेडफोन शेप दिखता है. बेसोफिल में याद रखना प्रोड्यूसेस इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस. सो इन्फ्लेमेटरी और एलर्जिक रिएक्शन कौन कॉज करता है, बेसोफिल्स कॉज करते हैं. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसोफिल्स का फंक्शंस बहुत पूछा जाता है. और न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूस्नोफिल्स में से सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं. न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है. एक ग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं. लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेस, और मोनोसाइट्स क्या करते हैं, फाइट ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई. बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फ का मैंने आपको काम बता दिया है. याद रखना बी लिम्फोसाइट में बेबी न्यूक्लियस होता है. यहाँ पे येलो कलर में जो है छोटा सा न्यूक्लियस होता है. ठीक है. यहाँ पे बहुत बड़ा दिखा दिया गया है, बट याद रखना कि बी और टी लिम्फोसाइट में अगर डायग्राम से डिफ्रेंशिएट करने को आए तो क्या बी लिम्फोसाइट में बेबी न्यूक्लियस होता है, और इनके न्यूक्लियस किसी शेप के नहीं होते हैं, मल्टी लोब नहीं है. एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक ही लोब है उसमें, और सिंगल है, सर्कुलर है.
डन। बस साइज में फ़र्क होता है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट CAR-T थेरेपी। नेक्स्ट related concept, T and B cells, immune system cells, innate and acquired. So innate and acquired का मतलब क्या होता है? innate कोई चीज़ होती है जो बचपन से हमारे अंदर प्रेजेंट है, और acquired जो चीज़ होती है वो समय के साथ हमारे अंदर आती है। जैसे कि कुछ चीज़ें होती है ना, हम रह रह के सीखते हैं, तो इसी तरीके से जो चीज़ innate है वो तो हमारे अंदर बचपन से है, लेकिन जो चीज़ acquired है वो हमने environment से सीखी। हमारे ऊपर कुछ चीज़ें हुई, हमारे साथ कुछ चीज़ें हुई जिसको लेके हम रेजिस्टेंट हो गए, या फिर उससे हमने कुछ और नई चीज़ें सीख ली। इनेट इम्यूनिटी सेल्स, बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट क्विकली रिस्पॉन्स टू फाइट इन्फेक्शन। इनेट इम्यून सेल्स की बात करें अगर हम, तो ये बचपन से हमारे अंदर प्रेजेंट है, जब से हम पैदा हुए हैं। तो इनेट इम्यून रिस्पॉन्सेज, जैसे कि आपका हम लिम्फॉइड टिश्यू की बात करें, हम जब से पैदा होते हैं तब से हमारे अंदर लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट रहता है। लिम्फॉइड टिश्यू में कैसी सेल्स रहती हैं? फेगोसाइटोटिक सेल रहती हैं। तो लिम्फेटिक्स की बात करें तो लिम्फेटिक्स में आपका गाइट और माइट आता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अरीबा शाहिद। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने CAR-T सेल थेरेपी पढ़ ली थी। मैं आपको रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता रही थी, फिर वीडियो का टाइम अप हो गया था तो वीडियो बंद हो गई थी। अभी मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगी। इम्यून सिस्टम सेल, इन्नेट और एक्वायर्ड। मैंने आपको इम्यून सिस्टम सेल्स बताए थे, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। इन्नेट सिस्टम सेल्स क्या होते हैं? इनेट सेल्स जो हमारे अंदर बचपन से प्रेजेंट है, जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हम बचपन से झेलते आ रहे हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में स्टमक में HCl प्रेजेंट है, दैट इज़ अ इनेट मैकेनिज्म ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज़ या प्रिवेंशन ऑफ एनी इन्फेक्शन। जब भी हम फूड वगैरह कंज्यूम करते हैं तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे ख़त्म किया जाएगा? तो हमारे अंदर पहले से ही इनेट मैकेनिज्म है। इसी तरीके से स्टमक से पहले हम वो फूड हमारा सलाइवरी अमाइलेज के कांटेक्ट में आता है, उसमें बहुत सारी लाइटिक एंजाइम्स हैं जो कि बैक्टीरिया और जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल कर देती है। तो ये सारे इनेट मैकेनिज्म में आते हैं। एक्वायर्ड क्या होता है कि आप पैदा हुए, फिर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, हमारी बॉडी उसका मेमोरी सेल बना के रख ले। अब वो मेमोरी सेल बन के रख गई, अब दोबारा जब वो इन्फेक्शन होगा तो मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज से उसी डिजीज़ को ख़त्म किया जाएगा। डन। इनेट इम्यून सेल, बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट क्विकली रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट इन्फेक्शन। तो सबसे पहले इनेट मैकेनिज्म ही हमारा काम आता है। देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी, यूजेस T cells and B cells व्हेन इन्वेडेड ऑर्गेनिज्म स्लिप्स थ्रू फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सो वही कह रहा है, सबसे पहले जब कोई इन्फेक्शन होता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसको ट्रीट करने की कोशिश करती है। मतलब बचपन से जो हमारे पास मैकेनिज्म मेंशन है, बचपन से हमारे पास जो मैकेनिज्म प्रेजेंट है, उसके बाद जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काम नहीं करेगी तब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करती है, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यूज़ क्या करती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी यूज़ करती है B cells एंड T cells। और ये B cells एंड T cells कब यूज़ किए जाते हैं? जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है आपका इनेट इम्यूनिटी वो काम करना बंद कर दे, या उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्लिप हो जाए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल ना कर पाए। T cells and B cells evolve from learned experience, so take longer to develop, ट्रेंड टू लिव लॉन्गर देन इनेट सेल। तो मैंने आपको बताया ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेमोरी सेल के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन होगा, उस इन्फेक्शन की एक मेमोरी सेल बना के रखी जाएगी, जब दोबारा वही इन्फेक्शन होगा तो बहुत बुरी तरीके से उस डिजीज़ को ख़त्म किया जाएगा बॉडी में, है ना। एनामनिस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं उसे। अब इनेट सेल्स तो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, अगर ऑर्गेनिज्म इनेट सेल्स में फंसा तो फंसा, वरना स्लिप कर जाएगा और फिर वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के थ्रू से किल किया जाएगा। सो इनेट सेल्स जो होते हैं वो लिव ज़्यादा लॉन्गर लिव नहीं करती हैं। B cells and T cells की लाइफ ज़्यादा होती है। B cells and T cells are also called lymphocyte, a type of blood cells that is a part of immune system. B cells produce antibodies that are used to attack invading bacteria, viruses and toxins. These antibodies are Y-shaped protein that are specific to each pathogen. तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो आपकी एंटीबॉडी होती है वो इस तरीके से Y-shaped होती है, ठीक है। क्या होती है? इस तरीके से Y-shaped होती है ना। यहाँ पे हैवी चेन्स प्रेजेंट होती हैं, हैवी चेन्स प्रेजेंट होती हैं एंड लाइट चेन प्रेजेंट होती हैं, और हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। डन। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये विद इन द चेन भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ये दो चेन के बीच में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लाइक अगर आपका ये मॉलिक्यूल है तो इन दो चेन के बीच में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और विद इन द चेन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इस तरीके से। दूसरी बात,
जो आपका एंटीजन होता है वो इस जगह पे आके फंसता है ना, इस जगह को आप पैराटोप कहते हो। क्या कहते हो? पैराटोप कहते हो, है ना। हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में जगह होती है जहाँ पे एंटीजन आके फंसता है, या फिर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट का दूसरा नाम पैराटोप होता है। यहीं पे एंटीजन आपका फंसेगा और फिर एंटीबॉडी से फाइनली किल आउट कर देगी। डन। T cells are direct fighters of foreign invaders and also produce cytokines which are biological substances that have activated other parts of the immune system। तो मैंने बताया था B सेल का काम होता है एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी वायरसेस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन सबको ख़त्म करेगी। T सेल का काम होता है कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज देना। सो हमने कहाँ तक देखा था कि टी सेल्स आर डायरेक्ट फाइटर्स ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूस साइटोकाइंस विच आर बायोलॉजिकल सब्सटेंसेज दैट हेल्प्स टू एक्टिवेट अदर पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो मैंने बताया था टी सेल्स क्या करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। कोई भी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए, जो भी ट्रांसप्लांट आपकी बॉडी में हुआ है उनके रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानना जानते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर से अगर आता है, कोई भी बॉडी आपके अंदर बाहर से अगर आती है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एग्जांपल मैंने आपको दिया, किस बेसिस पे कर दी जाएगी? ऑन द बेसिस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स विच इज़ preceded by T cells. Then T cells destroys body own cells that have been taken over by viruses or become cancerous. So T cell किसको डिस्ट्रॉय करती है? बॉडी की अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है जिनमें वायरल इन्फेक्शन उन्हें दिखता है और जहाँ पर उन्हें लगता है कि वो सेल्स कैंसरस है। ठीक है, सो इतना हो गया हमारे बी सेल टी सेल्स के बारे में। सो टी सेल्स का सब लोग फंक्शन याद रखेंगे। छोटी सी बात याद रखना, बी सेल्स ने एंटीबॉडी बनाई, एंटीबॉडी से बैक्टीरिया, वायरसेस और टॉक्सिन्स को ख़त्म किया। और टी सेल्स ने क्या किया? टी सेल्स ने सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स दिखाया, जो कि सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानना जानता है। सेल्फ और नॉन सेल्फ बोले तो बॉडी का सेल्फ और नॉन सेल्फ, ये चीज़ आपकी बॉडी की है कि नहीं, ये चीज़ आपकी बॉडी के केमिकल्स को मैच कर रही है कि नहीं। अगर वो नहीं मैच करेगी, जैसे ही टी सेल अपने रिस्पॉन्सेज शो करना शुरू करेगा, मिसमैच होगा और वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, टी सेल डिस्ट्रॉयज बॉडी ओन सेल दैट हैव बीन टेकन अप बाय वायरसेस और बिकम कैंसरस। टी सेल उन सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि वायरल से इन्फेक्टेड है और जो कि सेल्स कैंसरस है। तो ऑन्कोजेनिक जितने भी सेल्स होते हैं ना, कैंसरस सेल के लिए वर्ड यूज़ होता है ऑन्कोजेनिक। कैंसरस सेल के लिए वर्ड क्या यूज़ होता है? ऑन्कोजेनिक। ये सभी लोग याद रखेंगे, है ना, अगर कभी इस नाम से क्वेश्चन आता है तो। ऑन्कोजेनिक इतना हो गया। अब हम पढ़ेंगे जीन सीक्वेंसिंग के बारे में। इन द रिसेंट पब्लिश्ड research, an international team described the first ever sequencing of a complete human genome. So recently published research में an international team described the first ever sequencing of complete human genome, है ना। So पहली first ever sequencing of complete human genome अभी internationally describe किया गया है। More about news. Previous efforts of sequencing was incomplete as DNA sequencing technology could not read about 8% of the genome. तो पहले भी ऐसे efforts किए गए थे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। क्यों? 8% ऑफ द जीनोम हमारा रीड नहीं हो पाया था, क्योंकि हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो कुछ 8% डीएनए था जो हम रीड नहीं कर पाए थे। जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में देखेंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग मीन्स डेसिफरिंग द ऑर्डर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस इन अ जीनोम, दैट इज द ऑर्डर ऑफ एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन। दिस मेक्स अप द ऑर्गेनिजम्स डीएनए। देखो मैंने आपको पहले भी बताया डीएनए कैसा होता है। ये है आपका डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है। अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे टी है, यहाँ सी है, यहाँ जी है, तो ये जो है इसके साथ बेस पेयरिंग करता है। ए के साथ हमेशा टी बेस पेयर करता है डबल बॉन्ड के साथ, टी के साथ हमेशा ए बेस पेयर करता है डबल बॉन्ड के साथ, सी के साथ हमेशा जी बेस पेयर करता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सी हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ए हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जी हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सी हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे बेसिस प्रेजेंट है, जैसे कि एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। सो दीज आर बेसिस, ये बेसिस के नाम है। यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिस जो है प्रेजेंट होते हैं परपेंडिकुलरली। ये चेन है आपकी, ये न्यूक्लियोटाइड का चेन है और यहाँ पे ये जो है परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है। सो ए हमेशा टी के साथ बाइंड करता है वाया द डबल बॉन्ड एंड सी हमेशा जी के साथ बाइंड करता है वाया ट्रिपल बॉन्ड। तो हम यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना। तो पढ़िए। Genomic sequence means deciphering the order of nucleotides or bases in a genome in order of adenine, cytosine, guanine, thymine that make up the organism DNA. So अगर मैं किसी भी organism का DNA बनाऊँ, ये बनाया मैंने कहा यहाँ पे A है, T है, C है, G है,
ए है, तो ये जो ऑर्डर मैं बता रही हूँ यही जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जीन सीक्वेंसिंग। मैंने कहा ये किसी चीज़ का जीन है, इसका ऑर्डर ये है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स का ऑर्डर ये है। जीन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, जीन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। तो डीएनए है, डीएनए एक बहुत लंबा स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं। जीन्स किसके बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं। Okay, next, a genome is an organism is a complete set of DNA. It includes all chromosomes which house DNA and gene specific section of DNA. Human genome contains about 3 billion base pair. याद रखना, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताया गया था कि ह्यूमन जीनोम में कितने मिलियंस ऑफ बेस पेयर रहते हैं, तो 3 बिलियंस ऑफ बेस पेयर रहते हैं। 3 बिलियंस याद रखना, 3B याद रखना। ओके, अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या होता है वो हम देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में क्या क्या होता है। देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में क्या होता है। देखो अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें, जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो वो 2 तरीके का होता है। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए, इजंट इट? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डन, इतनी बात हो गई। अब देखो डीएनए और आरएनए की बात करें, अब हम देखेंगे डीएनए कैसे बनता है। डीएनए में क्या होता है, क्योंकि वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो वहाँ पे कौन सी शुगर होगी? डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी। डीऑक्सी राइबोस शुगर से क्या जाके जुड़ता है? डीऑक्सी राइबोस शुगर से आपका नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ता है। नाइट्रोजनस बेस क्या क्या हो सकते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, AGCT, ये सारे हो सकते हैं, है ना। ये इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? जब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेसिस से आके जुड़ जाता है, इसको आप क्या कहते हो? न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हो? न्यूक्लियोसाइड कहते हो। कह दिया आपने न्यूक्लियोसाइड। अब क्या होगा, इस न्यूक्लियोसाइड से अगर फॉस्फेट आके जुड़ जाए, फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाए, या कह लो फॉस्फोरिक एसिड आके जुड़ जाए, क्या आके जुड़ जाए? फॉस्फोरिक एसिड, तो आप इसी स्ट्रक्चर को कहने लगोगे न्यूक्लियोटाइड। अब यही न्यूक्लियोटाइड है ना, वो क्या है? मोनोमर ऑफ डीएनए। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए का पूरा मॉलिक्यूल बनाते हैं, डीएनए का पूरा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जहाँ पर बैकबोन कौन बनाता है डीएनए की? आपका शुगर हो गया और शुगर हो गया और फॉस्फेट हो गया। शुगर और फॉस्फेट डीएनए का बैकबोन बनाते हैं और उससे परपेंडिकुलर नाइट्रोजनस बेसिस आपके लगे रहते हैं, ठीक है, जो कि फर्दर बॉन्डिंग करते हैं। मैंने बताया जैसे कि ए आपका टी के साथ बॉन्ड करता है, सी आपका जी के साथ बॉन्ड करता है, ठीक है। जैसे कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर थी, वैसे ही आरएनए में राइबोस शुगर होगी। डन, देख लो यहाँ पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन लिखा हुआ है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन, बेस पेयर्स थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, तो ये मैंने आपको बता दिया। डबल बॉन्ड किस में होता है, ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, वो भी बता दिया। एप्लीकेशन ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, देखो इससे हुआ क्या क्या था। ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन एंड बायोलॉजी, हम अच्छे से इवोल्यूशन और बायोलॉजी को समझ पाए थे। आइडेंटिफाइंग जीनोम कॉजिंग ऑफ रेयर डिजीजेज, न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस, कैंसर्स, तो कुछ डिजीजेस थे जिनको हम बहुत अच्छे से स्टडी कर पाए थे। जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू हमें जीन्स का कोडिंग पता चल गया था, जीन्स कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स का मिलके बना होता है, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस क्या होता है। तो अगर कोई भी डिजीज़ हुई जिसमें न्यूक्लियोटाइड का ऑल्टरेशन है, तो हम लोग वाया बायोटेक्नोलॉजी उसको क्योर कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग जेनेटिक म्यूटेशन इन अ वायरस, इट्स इवोल्यूशन एंड स्प्रेड। अब क्योंकि हमें जीन सीक्वेंसिंग आ गई थी, तो हमने वायरस के भी जीनोम को सीक्वेंस करके देखा, हमने देखा कि उसमें क्या क्या इवोल्यूशन हो सकता है, हम कैसे उसको स्प्रेड को रोक सकते हैं, कैसे हम न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज कर दें कि वो इन्फेक्शन कॉज कर ना पाए, है ना, वो डिसेबल हो जाए, ठीक है। डन, नेक्स्ट देखो, वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। इंडिजन प्रोग्राम aims to understand whole genome sequencing of 1,000 Indian individual representing diverse ethnic groups from India, funded by Council of Science and Industrial Research। तो आप CSRI याद रखेंगे कि इसको फंड किसने किया था? काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने फंड किया था। एम क्या था इसका कि पूरा का पूरा 1000 इंडियन इंडिविजुअल का जीनोम को सीक्वेंस किया गया था, जो कि अलग अलग ग्रुप्स से बिलोंग करते थे। इंडिया की ही बात करें, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एम्स टू कलेक्ट 10,000 genetic samples from citizens across India to build a reference genome। So reference genome बनाने की कोशिश की गई।
किसके थ्रू की गई? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू की गई। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अगर कुछ पूछा जाता है तो सब में से सबसे ज़्यादा HGP पूछा जाएगा। आपसे कुछ पूछा जाएगा तो HGP पूछा जाएगा। इसमें एक एक चीज़ जो तीनों लाइन लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है। देखेंगे, इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट टू डिटरमाइन द DNA सीक्वेंस ऑफ द एंटायर ह्यूमन जीन। तो ह्यूमन का जो एंटायर जीन था ना, वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू सीक्वेंस किया गया था। इट बिगिंस इन 1990 एंड कंप्लीटेड इन 2003। लास्ट क्रोमोसोम नंबर 1 को सीक्वेंस किया गया था। क्रोमोसोम नंबर 1 को जब सीक्वेंस कर रहे थे तो ईयर क्या चल रहा था? 2003। और 2003 में ये सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो गई थी। शुरू कब हुई थी? 1990 में। इट वॉज कोऑर्डिनेटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। किसने किसने इसे कोऑर्डिनेट किया था? तो ये लिखा हुआ, इट वॉज कोऑर्डिनेटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए। डन। अब जिनोमिक सर्वेलेंस की बात करेंगे। जिनोमिक सर्वेलेंस का मतलब क्या होता है? सर्वेलेंस का मतलब इज़ नथिंग बट चेक सिस्टम, है ना। हम किसी भी चीज़ पे नज़र रखें उसे हम सर्वेलेंस कहते हैं। With outbreak of several pathogens and their variants including COVID-19, monkeypox, etc. in recent year, the need to build a sustainable system of genomic surveillance is felt। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से monkeypox फैला, जिस तरीके से आपका कोविड फैला, तो बहुत ज़रूरी था कि हम चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखें, हम सब कुछ अंडर सर्वेलेंस रखें। तो हमने जीनोम्स को भी अंडर सर्वेलेंस रखा। देखिए जिनोमिक सर्वेलेंस के बारे में, इट इन्वॉल्व्स कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग ऑफ पैथोजन। तो ये करता क्या है यहाँ पे? क्योंकि हम जिनोमिक्स की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम किसका जिनोम सीक्वेंस करेंगे? जो चीज़ हमें नुकसान कर रही है, या तो हम काम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, या तो जो चीज़ हमें नुकसान कर रही है उसको इरेडिकेट करने के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पे हम किसकी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं? हमें पता है जो चीज़ हमें इन्फेक्ट कर सकती है, हमें किस चीज़ से नुकसान है, वो हम पता कैसे लगाएंगे कि जिनोम अगर इसका ये तो इसके किस पार्ट से नुकसान है? तो वो हम वाया सर्वेलेंस पता लगा रहे थे। जैसे इट कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग पैथोजेंस एंड एनालाइज देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस। पैथोजेंस को एनालाइज करता है और उनके बीच का सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस बताता है। हेल्प अस टू मॉनिटर डिजीज़ को मॉनिटर करने में हेल्प किया, पैथोजन को कंट्रोल करने पे हेल्प किया। टेलर इंटरवेंशंस एंड रिकमेंडेशंस फॉर द पब्लिक, डेवलप काउंटर मेजर्स लाइक वैक्सीन, स्टैम्प आउट डिजीज़, है ना। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर्स थे। देखो जेनोमिक सर्वेलेंस की गई, उससे हमें आउटकम क्या क्या मिला? हमें ईजिली डिजीज़ मॉनिटर करने को मिल गई, उसका हम क्योर क्या दे सकते हैं ये मिल गया, उससे हम पैथोजेंस को कंट्रोल भी कर पाए, है ना। ईजिली हम लोग डिटेक्ट कर पाए कि ये चीज़ इस वजह से हो रही है। तो ये सारे इसके प्लस पॉइंट्स थे। एप्लीकेशंस ऑफ जेनोमिक्स देखो, एप्लीकेशंस ऑफ जेनोमिक्स में देखो क्या लिखा हुआ है। ह्यूमन जेनोमिक्स फॉर मेडिकल पर्पज़, जिनोमिक्स को यूज़ किया फॉर मेडिकल पर्पस। माइक्रोबियल जिनोमिक्स फॉर मेडिकल पर्पस, माइक्रोबियल जिनोमिक्स को भी मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया गया। लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, वैक्सीन डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर जिनोमिक्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ट्रेट्स एंड डिजीजेस, सस्पेक्टेबिलिटी, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल रिसर्चेस, ड्रग डेवलपमेंट, डिस्कवरी ऑफ जीन इन्फ्लुएंसिंग डिजीजेस, अदर्स फॉरेंसिक साइंसेज, असेसमेंट ऑफ एंसेस्ट्री। तो जितनी चीज़ें हैं आजकल जो पॉसिबल है, जीन को आइडेंटिफाई करना, डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना, डिजीज़ की वैक्सीन देना, ड्रग्स डेवलपमेंट करना, कोई प्लांट है उनमें नया जीन डालना, उनसे डिज़ायर्ड कैरेक्टर पाना, ये सब पॉसिबल था वाया जिनोमिक्स, वाया बायोटेक्नोलॉजी। हमें क्या करना था? बस डीएनए को ऑल्टर करना था, कहीं से डीएनए कट करना था, कहीं का डीएनए लाइगेट करना था, सिर्फ इतना करना था। देखो जिनोमिक सर्वेलेंस इन इंडिया, देखो Regional Genomic Sequences Laboratory RGSL serves as a regional hub for genomic sequencing। याद रखेंगे सर्वेलेंस के तीनों पॉइंट याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनोमिक सर्वेलेंस इन इंडिया में पहला रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लैबोरेटरीज RGSL सर्व्स एज अ रीजनल हब फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। इट इज़ अ रीजनल हब फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग जहाँ पे सीक्वेंसिंग होगी। इंडियन SARS-CoV-2 genomics consortium, है ना, was established to expand whole genome sequencing of SARS-CoV-2 across the nation। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SARS-CoV-2 का जो नेशन था जिनोमिक्स को एक्सपैंड करने का, वो क्या था बताना, इंडियन SARS-CoV-2 genomics consortium। ठीक है, तो ये इस नाम से पूछा जाएगा। थर्ड इज इंडियन ट्यूबरकुलोसिस genomic surveillance consortium is proposed on the lines of INSA COG। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ डिजीजेज है ना, ट्यूबरकुलोसिस, कोविड, इन्होंने लोगों को भर भर के मारा है, तो इनके ऊपर गाइडलाइंस निकालना बहुत ज़रूरी थी। लेकिन उसके लिए इनकी जीन सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरी थी कि असल में ये ह्यूमंस को परेशान कैसे कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर पता चला था आपका ट्यूबरकुलिन केमिकल होता है,
जो कि ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया रिलीज़ करता है। क्या नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया का? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले। ये एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसका नाम ट्यूबरकुलिन है। यही हमें इरिटेट करता है, हमें कहीं ना कहीं से इसी का जीन ख़त्म करना होता है। ये ख़त्म कर देंगे तो हमारी डिजीज़ भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से SARS-CoV-2 था, उसने हमारी एल्वेलाई को परेशान किया था, ड्राई कॉफिंग करा रहा था। पता है हम सबको, सब लोग जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट देखिए, रिलेटेड न्यूज़। WHO Science Council issued the first report on accelerating access to genomics for global health, arguing that it is not justifiable, ethical and scientific for less resource country to gain access to such technologies long after the rich countries do. So बिल्कुल सही बात है। देखो, जो साइंस काउंसिल कह रहा है वो सीधी सीधी बात है। देखो, ये सारी जो प्रोसेस है वो बहुत महंगी प्रोसेस है। वो जो भी आपकी वीक सोसाइटी है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वीकर कंट्रीज है, वो इन चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। सो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ना इकोनॉमिकल है ये, ना एथिकल है, ना साइंटिफिक है सारी कंट्रीज़ के लिए कि वो इन चीज़ों पे काम करें। नेक्स्ट, SC वॉज स्टैब्लिश 2021 बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द साइंस एंड रिसर्च स्ट्रेटजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो साइंस, जो तुम्हारा साइंस काउंसिल है वो स्टैब्लिश कब किया गया था? 2021 में। किससे इस्टेब्लिश किया था, किसने इस्टेब्लिश किया था? डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द साइंस एंड रिसर्च ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम क्लोनिंग पढ़ेंगे। क्लोनिंग के बाद 2 टॉपिक और हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, उसमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, कुछ चीज़ें छोड़नी है, बाद में देखते हैं। ओके, सर्वेलेंस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रिसेंट का टॉपिक है। ओके, चलो, गुड बाय। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अरीबा। हम मैक्सिमम टॉपिक कवर कर चुके हैं, हमारे सिर्फ 1-2 टॉपिक बचे हैं, जिसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है दैट इज़ क्लोनिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्लोन? क्लोन के लिए दूसरा जो वर्ड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ आइडेंटिकल। क्लोन के लिए जो हम दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ आइडेंटिकल्स, है ना। सो क्लोनिंग का मतलब होता है मेकिंग आइडेंटिकल कॉपीज़, जो कि जिनका जिनोम बिल्कुल सिमिलर हो। तो यहाँ पर हम बहुत सारी कॉपीज़ बनवाने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स की, जिनके जिनोम में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, जिनका जिनोम सिमिलर है। इसीलिए अब आप इनको क्या कहोगे? आइडेंटिकल्स कहोगे। क्या कहोगे? आइडेंटिकल्स कहोगे। बायोलॉजी में इसके लिए वर्ड क्लोन यूज़ करते हैं। वी यूज़ द वर्ड क्लोन। देखते हैं, रिसेंटली चाइना हैज़ सक्सेसफुली क्लोन्ड अ वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। तो ये आपको याद रखना है कि चाइना ने सबसे पहले क्या रिसेंटली क्या क्लोन किया है? तो वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ को उसने क्लोन किया है। अबाउट क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्लोन कॉपीड मटीरियल विच हैज़ द सेम जेनेटिक मेकअप एज द ओरिजिनल इज़ रिफर्ड टू एज अ क्लोन। तो मैंने बताया, जब सेम आपका DNA का कॉपी होता है और आप बहुत सारे ऐसे आइडेंटिकल कॉपी बना लेते हो तो उस चीज़ को आप क्लोनिंग कहते हो। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ बायोलॉजिकल एंटाइटी, जीन, सेल्स, टिश्यूज एंड इवन एंटायर ऑर्गेनिज्म, ईदर बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन। सो आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ जनरेट कर रहे हो। वो जीन की हो सकती है, सेल की हो सकती है, टिश्यू की हो सकती है, चाहे वो नेचुरली करो चाहे वो आर्टिफिशियल करो, उसी प्रोसेस का नाम क्लोनिंग है। Non-identical. Despite having the same genetic material, clones do not always look identical, as environment also play a role in deciding the physical feature of organism. So बिल्कुल सही बात है। हमने बहुत सारी एवोल्यूशन में लॉ पढ़ी हैं कि जेनेटिक मेकअप चाहे जो भी हो, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे इफ़ेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म को। सो मैंने सोचा कि मैं 10 ऑर्गेनिजम्स बनाऊंगी वाया क्लोनिंग। मैंने 10 ऑर्गेनिज्म क्लोन किए, लेकिन वो तब भी उनका जेनेटिक मेकअप आइडेंटिकल है। उनके जीनोम पे आप उनके DNA पे जाके चेक करोगे, उनकी सीक्वेंसिंग करोगे, वो आइडेंटिकल आएगी, बट जो उनका आउटर अपीयरेंस है वो कहीं ना कहीं वैरी कर रहा होगा। क्यों वैरी कर रहा है? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। बहुत सारे फैक्टर्स हमारे फिनोटाइप पे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे फिनोटाइप को इफेक्ट करते हैं। जीनोटाइप इज़ द जीन सीक्वेंसिंग, है ना। जीन सारे सेम है ना, सीक्वेंसिंग सेम है DNA की, तो वो हर क्लोन में होगी। लेकिन हम फिनोटाइप चेक करेंगे तो फिनोटाइप अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट। डन इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर नेचुरल क्लोन्स। अच्छा, ये किसकी बात कर रहा है? जब आपका X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम मिक्सअप होता है तो यहाँ पर जो कंडीशन आती है वो किसकी आती है? वो मेल की कंडीशन आती है, ठीक है। अब क्या होता है, या तो XX आपका मीट करे, यहाँ पे X क्रोमोसोम मीट करता है, तो जो आपका कंडीशन आता है वो एक फीमेल का आता है। सो व्हाट दीज आर नथिंग बट जाइगोट।
किसी वजह से जाइगोट जो है आपका डिवाइड कर जाए। जाइगोट सबसे पहले सिंगल सेल होता है, उसके बाद वो डिवीजन करना शुरू करता है, 2 सेल स्टेज में जाता है, 16 सेल स्टेज में जाएगा, उससे पहले वो 8 सेल स्टेज में भी आता है, फिर 32 सेल स्टेज में जाता है। तो जिस समय वो 8 to 16 सेल स्टेज के बीच में रहता है, हो सकता है किसी ना किसी वजह से सेम जाइगोट 2 पीसेस में डिवाइड कर जाए, है ना, 2 पीसेस में डिवाइड कर जाए। अब ये 2 ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली ग्रो करेंगे, तो ये कंडीशन क्या होती है? मोनोजाइगोट की कंडीशन होती है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, एक जाइगोट से 2 कॉपीज़ मिलती है। क्यों? क्योंकि सेम सेल्स जो हैं वो बस अलग हो गए हैं। इसी तरीके से एक कंडीशन होती है डाइजाइगोटिक ट्विंस की, उसे आप क्लोनिंग नहीं कहोगे, वहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन अलग अलग होता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक होता है, जाइगोट 2 में डिवाइड कर जाता है, वहाँ पे 2 इंडिविजुअल फर्टिलाइजेशन ही होता है, तो वहाँ पे क्रोमोसोम्स ही अलग यूज़ होते हैं। सो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विंस। लेकिन जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, जो जहाँ पर एक ही जाइगोट 2 में डिवाइड कर जाता है, अब ये 2 ऑर्गेनिजम्स अलग अलग ग्रो करेंगे, यूट्रस के अंदर ही ग्रो करेंगे। इस तरीके के कंडीशन को आप मोनोजाइगोटिक कंडीशन कहते हो। नेक्स्ट देखो, द ट्विंस आर प्रोड्यूस व्हेन अ फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट क्रिएटिंग 2 और मोर एम्ब्रियोज दैट में कैरी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट देखो, एनिमल क्लोनिंग देखो कैसे करते हैं एनिमल क्लोनिंग। डीएनए क्लोनिंग देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, ये डीएनए क्लोनिंग है, ये सोर्स डीएनए है, ये होस्ट डीएनए है। सोर्स डीएनए से तो आप कुछ डीएनए कट करोगे, कुछ डीएनए आपने कट किया। मैंने बताया डीएनए जब भी कट करते हैं तो वो एंडोन्यूक्लियस की मदद से कट करते हैं। हाँ, हमने एंडोन्यूक्लियस की मदद से इस पीस को कट किया, एंडोन्यूक्लियस की मदद से डीएनए को कट कर दिया। अब होस्ट डीएनए में हमें इंसर्ट करना है। अब जब सोर्स डीएनए कट करते हैं और होस्ट डीएनए कट करते हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, मतलब सेम एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं, तो हम यहाँ पर भी कट करेंगे। जब यहाँ पर भी कट कर देंगे और यहाँ पर भी कट कर देंगे, जो कट आउट पार्ट है उसको हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए ये इंसर्शन किया, जब हमने इंसर्शन किया तो ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल आ गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को वाया द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मैंने बहुत सारे मेथड बताए हैं, जीन गन मेथड हो गया, माइक्रो इंजेक्शन हो गया, इसको हम इंसर्ट कर देते हैं प्लाज्मिड में। तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ही लिया, इसको हम बैक्टीरियम के अंदर डाल देते हैं और बैक्टीरियम की बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं। तो हमारे पास जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, हर बैक्टीरिया का कॉपी नंबर होता है, हर प्लाज्मिड का कॉपी नंबर होता है। जैसे जैसे प्लाज्मिड डिवाइड करता है वैसे वैसे हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की सिमिलर कॉपीज़ आती जाती हैं। एक तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, तो ये तो क्लोनिंग का पार्ट हो गया। ये हम जनरली क्लोनिंग करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन एक तरीके की क्लोनिंग होती है जो आप इधर पढ़ोगे, है ना, जिससे डॉली मॉली शीप बनी थी, पॉली मॉली थी, कौन थी, है ना। यहाँ पे देखो शीप ए लिया गया है, शीप बी लिया गया है, फीमेल शीप है, दोनों ही फीमेल शीप है। यहाँ से इसका सोमैटिक सेल निकाला गया। सोमैटिक सेल बोले तो आपके जो जर्म सेल्स हैं उनसे अलग सोमैटिक सेल निकाला गया। 2 तरीके के सेल्स होते हैं बॉडी में, सोमैटिक सेल और जर्म सेल्स। जर्म सेल्स आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ना, वो एक्स सेल हो सकता है, वाई सेल हो सकता है। तो फीमेल है तो एक्स सेल्स ही होगा, तो हमें एक्स सेल को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं उसे आपने एक्सट्रैक्ट किया, उसका डीएनए निकाला, ये डीएनए आ गया। अब दूसरी शीप से आपने एग सेल लिया, दूसरे शीप का आपने एग सेल लिया, अब उस एग सेल का आपने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। सोच रहे हो, आपने दूसरे शीप से एग सेल लिया, आपने उसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। अब जो आपने पहली शीप से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था या फिर उसके न्यूक्लियस को आपने दूसरे शीप के जो आपने एग सेल निकाला है उसमें डाल दिया, और वहाँ से न्यूक्लियस हटाया आपने, दूसरे जो शीप था उसका न्यूक्लियस हटा दिया। अब पहले वाले शीप से जो आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है उसको दूसरे वाले शीप में डाल दिया, वहाँ से न्यूक्लियस हट गया तो वहाँ पे और स्पेस आ गया, तो वहाँ पे आप पहली वाली शीप के सेल का न्यूक्लियस डाल दिया आपने। यहाँ पे आपके पास एक सेल आ जाएगी, इस तरीके की सेल आएगी जहाँ पे सेल रहेगा। यहाँ पे सेल किसकी रहेगी? सेल रहेगी शीप बी की, सेल रहेगी शीप बी की। और ये सेल कैसी है? ये सेल ई न्यूक्लिएटेड है। कैसी? ई न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस डाला, मैं न्यूक्लियस को यहाँ पे दूसरे कलर से बनाती हूँ, है ना। ये यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस डाला और इसके अंदर डीएनए है। सो ये न्यूक्लियस किसका है? ये शीप ए का न्यूक्लियस है। तो शीप ए से हमने न्यूक्लियस निकाल के शीप बी के सेल में डाल दिया, और हमने शीप बी से न्यूक्लियस तो पहले ही निकाल दिया था, इसलिए हमने उसको ई न्यूक्लिएटेड सेल कहा था। अब क्या किया? अब हम इसको करा देंगे क्लोन, इसको करा देंगे क्लोन। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी, ऐसी बहुत सारी सेम कॉपीज़ आ जाएंगी। सो लिखा है डीएनए फ्रॉम शीप ए फ्यूज विद द एग सेल फ्रॉम शीप बी, फ्यूज सेल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विच इज प्लेस्ड इन द यूट्रस ऑफ द फोस्टर मदर। शीप फीमेल लैम्ब इज क्लोन ऑफ शीप ए।
अब कहा जा रहा है कि ये जो सेल है ना, इसको हम पहले तो बाहर आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराएंगे। जब ये कुछ सेल स्टेज तक ग्रो कर जाएगी तो हम यहाँ पे जैसे सर्गेसी नहीं होती कि किसी तीसरे मदर के यूट्रस में रख देंगे हम उसे, या फिर कहीं पर भी रख देंगे, तो हम इसको रख के वहाँ पे ग्रो करा लेंगे। ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब जब ये ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा तो इसे शीप के नाम से ही जानेंगे, जो कि फीमेल शीप होगा। लेकिन आप इसे क्लोन किसका कहोगे? आप इसे क्लोन कहोगे शीप ए का, जिसका आपने डीएनए यूज़ किया है। क्लोनिंग किसकी होगी? डीएनए के बेसिस पे होगी ना। तो आपने शीप बी से सेल लिया था, वो भी इन्यूक्लिएटेड सेल, जिसका आपने न्यूक्लियस निकाल दिया था, मतलब आपने डीएनए निकाल दिया था। तो जो आपके पास ऑर्गेनिज्म आया है वो क्लोन किसका आया है? शीप ए का। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहाँ पे बस वर्डिंग्स चेंज कर देंगे। वहाँ पे कह देंगे कि सपोज शीप डी और सी ली गई है। अब यहाँ पे डी से आप जो हो सोमैटिक सेल ले रहे हो और सी से आप जो हो एग सेल ले रहे हो। तो एग सेल का तो आप न्यूक्लियस रिमूव कर दोगे। बताओ ये क्लोन किसका आएगा? तो डी का क्लोन आएगा ये। तो जिसका सोमैटिक सेल लेते हैं, क्लोनिंग उसी के बेसिस पे होती है, जिसका डीएनए उसकी क्लोनिंग। नेक्स्ट देखो एप्लीकेशंस देख लो क्लोनिंग की। हेल्प्स इन स्टडिंग डिजीजेस, तो ये सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करती हैं स्टडी डिजीज में। रिक्रिएटिंग एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, कहीं से अगर कोई एक भी स्पीशीज़ मिल जाएगी या हमें डीएनए सीक्वेंस पता चल जाएगा तो हम वो स्पीशीज़ वापस ला सकते हैं। मेकिंग मोर मिल्क एंड मीट लाइफ स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोनिंग सबसे ज़्यादा इसी काम के लिए आती है ना। प्रोजेनी हम लोग क्लोनिंग के थ्रू बढ़ाते हैं ताकि हमें ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन मिल सके। क्लोन्ड एम्ब्रियो कुड प्रोड्यूस स्टेम सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स के पास टेंडेंसी होती है हर एक चीज़ को अराइज करने की। हमारी बॉडी में जैसे कि जब भी एम्ब्रियो बनता है तो एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं। आप उस स्टेम सेल को बाहर से एक्सट्रैक्ट कर लो ना, तो भी उसका जीन सीक्वेंसिंग करोगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा कि वो मेल है कि फीमेल है। क्योंकि स्टेम सेल्स के अंदर टेंडेंसी होती है कि आगे चल के वो बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आगे चल के हो सकता है वो लिवर प्रोड्यूस करे। मतलब जो स्टेम सेल्स होती है वो नॉन डिफरेंशिएटेड सेल होती हैं। एक टाइम के बाद बॉडी में एक कंडीशन रीच होती है जिसके बाद स्टेम सेल डिसाइड करती हैं हमें ये काम करना है। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लोनिंग का। क्लोन एम्ब्रियो कुड प्रोड्यूस स्टेम सेल्स। क्लोन एम्ब्रियो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? स्टेम सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, तब देखो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल क्लोनिंग देखेंगे। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल क्लोनिंग देखिए आप। फर्स्ट टाइप इज जीन डीएनए क्लोनिंग, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक मटीरियल सच एज अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड। तो ये वाली कंडीशन है जो पहला आपको दिया है बच्चों, ये वाला कंडीशन। ये किसका है? जीन और डीएनए क्लोनिंग का है। यहाँ पे डीएनए का फ्रैगमेंट यहाँ से कट आउट किया गया, होस्ट डीएनए में डाला गया, होस्ट डीएनए में कह दो या प्लाज्मिड डीएनए में डाला गया, और प्लाज्मिड डीएनए को जो कि आप रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कह रहे हो उसे बैक्टीरिया में डाल के आपने बहुत सारी कॉपी बनवा ली। क्योंकि बैक्टीरिया की टेंडेंसी होती है वो बहुत जल्दी डिवाइड करता है, 30 मिनट में एक बैक्टीरिया डिवाइड कर जाता है, या फिर और बैक्टीरिया होते हैं जो इनका इससे भी कम टाइम में कर सकते हैं। दूसरा रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल आइसोलेटेड फ्रॉम अ सोमैटिक सेल इनटू अ इनन्यूक्लिएटेड oocyte। तो ये सेकेंड टाइप। जैसे कि शीप वगैरह की बात करी हमने, क्या किया? सोमैटिक सेल लिया, सोमैटिक सेल का डीएनए लिया या फिर सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस लिया, उसको दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म के जो आपने एग सेल लिया उसका न्यूक्लियस निकाल के उसमें इनकॉर्पोरेट करा दिया। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। Then this oocyte is stimulated to divide, forming an embryo which have same genome as the nuclear donor. This process is called somatic cell nuclear transfer. बहुत पूछा जाता है somatic cell nuclear transfer किसे कहते हैं। तो जो sheep A sheep B वाला example है, that is example of somatic cell nuclear transfer. This process was used to create dolly sheep for the फर्स्ट मैमल क्लोन। तो पहला मैमल जो क्लोन किया गया था क्या नाम था उसका नाम डॉली था। याद रखेंगे, फर्स्ट मैमल जो क्लोन किया गया था उसका नाम डॉली था। ठीक है। थेरेपेटिक क्लोनिंग इज लाइक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग टिल द प्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियो। द प्रोड्यूस्ड एम्ब्रियो इज देन ग्रोन इन द लेबोरेटरी। थेरेपेटिक क्लोनिंग में क्या होता है, वो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की तरह है टिल द प्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियो, है ना। जब तक एम्ब्रियो प्रोड्यूस नहीं होता, कुछ सेल स्टेजेस तक जो क्लोन सेल्स रहेंगे, मतलब आपके पास एक सेल है उसको आप लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करा रहे हो। जैसे कि हमने पहले क्या पढ़ा था, माइक्रो प्रोपोगेशन पढ़ा था, टिश्यू कल्चर, उसी टाइप का कुछ प्रोसेस है। बस यहाँ पे थेरेपेटिक क्लोनिंग के नाम से इसलिए क्योंकि ये एनिमल्स के लेवल पे होता है ना। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारे पास पर्टिकुलर सेल रहेगी, उसको हम मीडियम देंगे, ग्रो कराएंगे। जब वो कुछ सेल स्टेज तक ग्रो कर जाएगी तो उसको लेबोरेटरी में आगे जाके ग्रो कराएंगे। ठीक है, द प्रोड्यूस एम्ब्रियोज देन ग्रोन इन द लेबोरेटरी। डन। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के बारे में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें रीड आउट करना है, कुछ समझने जैसा नहीं है इसमें। रिसेंटली इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर वॉज इनाग्रेटेड एट
फैज़ाबाद हरियाणा। तो आप जगह याद रखिएगा कि कहाँ पे सेंटर को इनाग्रेट किया गया है, फैज़ाबाद हरियाणा। अबाउट IBDC, फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंसेज डेटा इन इंडिया। दिस इज द फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंसेज डेटा in India. Also, as per the Biotech Pride guidelines released last year, IBDC is mandated to achieve all life science data generated for publicity funded research in India. ये लाइन आप याद रखेंगे कि जितने भी लाइफ साइंसेज हैं जनरेटेड फॉर पब्लिसिटी फंडेड रिसर्च इन इंडिया वो कहाँ से हैं। सो आप याद रखेंगे कि यही है आपका IBDC। डन। एस्टैब्लिश्ड एज रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फैज़ाबाद इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। किसके कोलैबोरेशन में करा गया है इसे इंट्रोड्यूस? तो नेशनल कोलैबोरेशन सेंटर। स्टोरेज, डिजिटलाइज्ड डेटा विल बी स्टोर्ड ऑन अ 4 पेटाबाइट सुपर कंप्यूटर ब्रह्म। याद रखेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे, इसको याद रखिएगा आप बच्चों कि कैसे स्टोर किया गया है। तो डिजिटलाइज डेटा को इस फॉर्म में स्टोरेज है। कितने बाइट्स है? 4 पेटाबाइट्स। 4 पेटाबाइट्स किस में स्टोर किया गया है? सुपर कंप्यूटर्स। नाम क्या है? ब्रह्म नाम है। सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डेटा शेयरिंग एज पर फेयर, फंडेबल, एक्सेसिबल, interoperable and reusable principle. तो data sharing is basis पे fair data principle was proposed by consortium of scientists and organization to support the reusability of digital assets. Also contains genomic sequence by the Indian SARS-CoV-2 genomic consortium. तो यहाँ पे मतलब इस बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी जैसे कि हमने सर्वेलेंस में पढ़ा था। अंडर IBDC करेंटली 2 सेक्शंस हैव बीन डेवलप्ड। IBDC में 2 सेक्शंस को डेवलप किया गया है। पहले ये दोनों सेक्शन याद रखने की IBDC के अंदर कौन से 2 सेक्शन आते हैं? पहला, इंडियन न्यूक्लियोटाइड डेटा अचीव INDA shall achieve data generating from publicity funded research projects in India and provide internationally accepted data accession number. Digitalized genetics makeup of humans, plants, animals and microbes. So आप याद रखेंगे कि IBDC के अंदर 2 सेशंस कौन कौन से हैं। तो एक इंडा है और एक इंडियन न्यूक्लियोटाइड डेटा आर्चीव कंट्रोल्ड एक्सेस। इंडा CA बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों इंडा एंड इंडा CA दोनों ही याद रखेंगे कि ये दोनों ही सेक्शंस है IBDC के। डेटा एक्सेस टाइप ऑफ IBDC, ओपन एक्सेस टाइम रिलीज्ड, एक्सेस एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है ना। तो रिलीज़ करता है एक्सेस एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बायोटेक प्राइड, बायोटेक प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज गाइडलाइंस 2021। रिलीज़ किसने किया था? तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने रिलीज़ किया था बायोटेक प्राइड को। दीज गाइडलाइंस एनेबल एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन डिफरेंट रिसर्च एंड ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री। सो इसका काम क्या है वो ये लिखा हुआ है। देन दीज गाइडलाइंस आर applicable for all biological data generated through research conducted within the country। तो जितने भी रिसर्च कंडक्ट हुए within the country बायोलॉजिकल डेटा को लेके उनकी गाइडलाइंस इस पे एप्लीकेबल है। सो आप इतनी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। सिग्निफिकेंस ऑफ IBDC। सो सिग्निफिकेंस देखेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है? aid modern research by providing a central data repository, aid modern research by providing a central data repository, सिक्योर डेटा एंड इंश्योर डेटा अवेलेबिलिटी ऑल द टाइम। तो वहाँ पे डेटा स्टोर किया जा रहा था ना, क्या था? टेट्रा पेटाबाइट के फॉर्म में, नहीं 4 पेटाबाइट के फॉर्म में। सो इंश्योर, जब वहाँ पे डिजिटलाइज फॉर्म में डेटा स्टोर है तो वो हमेशा के लिए स्टोर हो गया है ना। तो अगर हमें कोई भी जीनोमिक सीक्वेंस कुछ भी चाहिए होगा तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। स्टडिंग जूनोटिक डिजीजेस, डिजीज कॉज्ड बाय एनिमल्स, जूनोटिक डिजीजेस, अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड ऑफ मल्टी ड्रग्स एंड एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस TB। तो बहुत सारी चीज़ें थी है ना, जैसे SARS-CoV-2 के बारे में हमें पता चला था, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। इसी तरीके से TB थी, रेजिस्टेंट TB होती है एक तरीके की, एक मल्टी ड्रग TB होती है। तो इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन भी हमें वहीं से पता चल जाएगी। एक इन सर्च फॉर टारगेट्स ऑफ न्यू थेरेपेटिक्स एंड वैक्सीन। सो और जो रिसर्चेस चल रहे होंगे, जो भी थेरेपीज़ हमें देनी होंगी या जो भी वैक्सीन के बारे में रिसर्च चल रहे होंगे वो हमें IBDC से पता चल जाएंगे। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, ये ईजिली याद हो जाएगी। रिलेटेड न्यूज़ देखो, महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव द जीन बैंक प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव द जीन बैंक प्रोजेक्ट। एक तो ये पहला पॉइंट हो गया। इट इज़ अ टाइप ऑफ बायो रिपोजिटरी टू प्रिजर्व प्लांट। सो किस तरीके का रिपोजिटरी है ये? इट इज़ अ बायो रिपोजिटरी टू प्रिजर्व प्लांट, प्लांट को
करने के लिए कौन सा रिपोजिटरी है? सो ये महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव द जीन बैंक प्रोजेक्ट बाय कलेक्टिंग सीड प्लांट्स एंड टिश्यू कल्चर एंड एनिमल्स बाय कलेक्टिंग द स्पर्म्स एंड एग। सो देखो जीन बैंक का मतलब क्या होता है? आप जीन्स को स्टोर कर दो। जीन्स को स्टोर कर रहे हो मतलब क्या? आप क्रायो प्रिजर्वेशन कर दो, सीड्स की क्रायो प्रिजर्वेशन कर दो, स्पर्म्स की क्रायो प्रिजर्वेशन कर दो, एग्स की क्रायो प्रिजर्वेशन कर दो। -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन में आप एग सेल्स को प्रिजर्व कर दो। आप एग सेल को प्रिजर्व कर दो, उसमें आपका डीएनए प्रिजर्व है तो आपका जीन प्रिजर्व हो गया। फर्दर आपको कभी यूज़ होगी तो आपके इस डीएनए को यूज़ कर लिया जाएगा, क्योंकि वो तो प्रिजर्व पड़ा ही हुआ है। कहाँ प्रिजर्व किया जाता है? आपके जीन बैंक में प्रिजर्व किया जाता है। किस चीज़ में प्रिजर्व किया जाता है? इन चीज़ों को लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जाता है -190 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इस चीज़ को कहते क्या है? इस चीज़ को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। एट नेशनल लेवल सेवरल सच फैसिलिटीज़ आर स्टैब्लिश सच एज, आज कुछ फैसिलिटीज़ को स्टैब्लिश किया गया है। फर्स्ट इज़ नेशनल जीन बैंक एट नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा में। सो इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जीन बैंक। सो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट फर्बिश्ड जीन बैंक कहाँ है? आपका पूसा में है। नेशनल जीन बैंक के नाम से जाना जाता है। नेशनल एनिमल जीन बैंक कहाँ पे है? वो है कर्नल में। इंडियन सीड वोल्ट एट चंगला लद्दाख। सो इंडियन सीड वोल्ट कहाँ है? वो चंगला लद्दाख में। मैंने बताया ना, यहाँ पे लद्दाख वगैरह में ये प्लेसेस ही ऐसी हैं जो कि ठंडी प्लेसेस होती हैं ना, तो क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह ऐसी जगह पे होती है। आप इन चीज़ों को, जीन बैंक है ना, आजकल पॉलन बैंक्स भी बन गए हैं, तो क्या करते हैं यहाँ सब आप जेनेटिक मटेरियल को अपने स्टोर करा रहे हो, ताकि आगे अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उन्हें यूज़ कर सको। क्योंकि आजकल डिजीज़ेस भी ऐसी चल गई हैं जो कि इनक्योरेबल हैं, जिसको सिर्फ जेनेटिक बेसिस पे किया जाता है। तो आजकल पहले से ही सब लोग जीन बैंक में अपना अपना सैंपल दिए होते हैं। ठीक है, अब आगे चल के बहुत टाइम बाद तो ये डिजीज़ सब ऐसे चुटकियों में ठीक हो जाएंगी, क्योंकि सबको ये सारी टेक्नोलॉजी पता चल चुकी होगी और तब तक ये टेक्नोलॉजी बहुत चीपर भी हो चुकी होगी। बहुत तो नहीं, बट कुछ हद तक तो चीपर हो ही जाएगी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल बायो RRAP। Department of Biotechnology has developed Bio RRAP to track the regulatory approvals for the research proposal on the single portal. Bio RRAP provides a singular route to direct the applicant to regulatory agencies providing requisite approval relevant to the biological research. BioPrep ID generated through the portal is linked with the portals of various regulatory agencies. This will provide more credibility to such biological research and will strengthen interdepartmental synergies and increase efficiency in functioning of agencies regulating various aspects of biological research. तो ये आपकी कुछ न्यूज़ है जो कि किसके लिए दी हुई है? बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल बायोरैप। ये इतना तो नहीं पूछा जाता, बट हाँ रीड करने के लिए ऐसे रीड कर लेना। मॉलिक्यूलर मोटर्स, देखो ये इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर मोटर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर मोटर क्या? साइंटिस्ट हैव बिल्ट अ मॉलिक्यूलर स्केल मोटर यूजिंग अ DNA ऑरिगेमी मेथड। तो इस मेथड का नाम याद रखना कि मॉलिक्यूलर मोटर्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो DNA ऑरिगेमी मेथड इन्वॉल्व्स फोल्डिंग ऑफ DNA टू क्रिएट 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स एट नैनो स्केल्स। तो हम लोग DNA को फोल्ड करते जाते हैं। वैसे भी जब भी किसी चीज़ को फोल्ड करते हैं तो उसकी पहले 2D इमेज बनती है, फिर 3D इमेज बनती है। ये काम सब नैनो स्केल पे चल रहा होता है, मतलब कि बहुत ही छोटे स्केल पे ये सारी चीज़ें वर्क कर रही होती है। आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। Molecular motors are the class of protein that derived intracellular movement by converting chemical energy to mechanical energy. So ये कुछ chemicals हैं क्या? molecular motors क्या है? They are the class of proteins. तो proteins भी क्या है? chemicals ही तो हैं। So ये करते क्या है? ये intracellular movement को प्रमोट करते हैं बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो ऐसे केमिकल्स, ऐसे प्रोटीन जो कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करे, वो क्या है? वो मॉलिक्यूलर मोटर्स हैं। और ये करते क्या है? ये इंट्रासेलुलर मूवमेंट कराते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर मोटर रोल इन आवर बॉडी आर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, माइटोसिस एंड सेल डिवीजन। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया है, जो सेकंड पॉइंट ये वाला एक्सप्लेन किया गया ना, उसका एग्जांपल नीचे दिया है। सो नीचे दे दिया गया है। अब वी आर ऑल डन विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट। नेक्स्ट आई विल कवर मोस्ट प्रॉब्ली हेल्थ, है ना। सो मैं हेल्थ कवर करूँगी। आपको इसमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे बेसिक बायोटेक्नोलॉजी है। बेसिक बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ ये करना होता है, आपको कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म उठाना है। एक बार फिर से वाइंड अप करते करते बता देती हूँ। आप ऑर्गेनिज्म ए उठाओ, ऑर्गेनिज्म बी उठाओ, फिर उठाओ इसका DNA, ठीक है। इसके DNA को कट करो, ये है ऑर्गेनिज्म बी।
डीएनए इसके इसका इस और इसके डीएनए को कट करो, ये दोनों ही सेम एंडोन्यूक्लियस से कट किए जाएंगे। यहाँ वाला जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से हमें डिज़ायर्ड जीन मिलेगा, यहाँ पे हमें डिज़ायर्ड जीन मिलेगा, और ये जो ऑर्गेनिज्म बी है, इस डिज़ायर्ड जीन को हम इसमें डालेंगे। अब जब हम इस जगह को खाली करेंगे तभी तो हम इस डिज़ायर्ड जीन को यहाँ इंसर्ट करेंगे। सो इसकी कटिंग भी किससे होगी? इसकी कटिंग भी सेम एंडोन्यूक्लियस से ही करनी पड़ेगी जिससे आपने डिज़ायर्ड जीन एक्सट्रैक्ट किया है। फिर आप इस जीन को हटा के अपना डिज़ायरेबल जीन डाल दो, फिर आपके पास जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आएगा वो क्या होगा? वो एक रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर होगा। तो ये एक रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर आ गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर आ गया तो आप इसको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी कह सकते हो। इसको आप इंसर्ट करा दो बैक्टीरिया में। अब जब आप इसको बैक्टीरिया में इंसर्ट करा दोगे, बैक्टीरिया इसको उठा लेता है ना। बहुत सारे मेथड होते हैं, चिल्ड एथेनॉल की प्रेजेंस में उठा लेता है ना, हीट शॉक्स की प्रेजेंस में उठा लेता है, कोल्ड शॉक्स की प्रेजेंस में उठा लेता है। कुछ और मेथड्स होते हैं जैसे कि डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शंस के फॉर्म में उठा लेता है। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म डीएनए को उठा लेता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। और फिर जिस भी ऑर्गेनिज्म में आप इसे डाल रहे हो उसका कुछ कॉपी नंबर होता है, उसको आप क्लोन करा दो, आपके पास इस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के जो आपने बनाया है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ आ जाएंगी। जब कॉपीज़ आ जाएंगी उस डीएनए की तो फाइनली आप उससे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करा लो, क्योंकि बेसिकली जीन ही तो प्रोटीन बनाएगा आगे चल के। क्या होता है? जीन है, जीन क्या है? डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। आपके पास बहुत सारी कॉपीज़ आ गई, मतलब आप अपने मर्जी के बहुत सारे काम करा सकते हो, बहुत सारे प्रोटीन बना सकते हो। ऐसे ही इंसुलिन का प्रोडक्शन भी किया गया था। इंसुलिन कैसे बनाई गई थी? यही तो किया था, इंसुलिन का जीन आइसोलेट किया गया। इंसुलिन का जीन आइसोलेट किया गया, नहीं समझ में आ रहा था क्या करे क्या करे, उसके सीक्वेंस देखी, लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली प्रिपेयर करी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में डाला, वहाँ पे बैक्टीरिया का डिवीजन करा दिया, बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या था? जीन था, किसका था? इंसुलिन का, क्योंकि हमने इंटेंशनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया ही उसका था। उसके बाद से बहुत सारा अपने पास प्रोटीन आ गया, और वो प्रोटीन कौन सा आया? इंसुलिन आया, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमने इंसुलिन का ही जीन डाला था। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड लक।